Hello, hello, hello. Students, just check if the sound is okay. Audio video ठीक है क्या, एक बार बता दीजिए. And I've started. Hello, hello, hello. Yes, it seems okay. Right. Okay. Let's continue. Let's start rather. चलो आ जाओ, सब लोग ज्वाइन कर दो. कोई टेलीग्राम ग्रुप पे स्टार्टेड का ये डाल देना ना, मैसेज दैट आई हैव स्टार्टेड. कुशल सेइंग अच्छा नोट्स ये शायद सफिशिएंट नहीं है. आई विल हैव टू चेक, देन आई हैव नॉट सीन द मॉड्यूल, क्योंकि व्हाटएवर हर्षद सर हैज गिवन मी आई हैव टेकन दैट बेटा. एक बार चेक करूंगी, कुछ लगा तो फिर देख लेंगे, विल कम्युनिकेट फर्दर. Good evening, a very good evening to all of you. What are you sending? You're sending me the PDF file of the notes. Don't do that. मैं साइट से निकाल के चेक कर लूँगी. फिलहाल जो मेरे पास नोट्स है वो तो मैं कवर कर लेती हूँ, ठीक है. हाँ, अगर आपको लगा कि और एक मैम लेक्चर आप ले लो, इनडायरेक्ट टैक्स पे और थोड़ा सा डिस्कशन कर लो, आई विल हैव अ लुक एट द ICI मॉड्यूल, और मुझे लगा तो आई विल टेक इट अप. सो डोंट वरी, ठीक है. यस, करूँ स्टार्ट. आर यू ऑल देयर गाइस, कम ऑन. क्योंकि मेरे पास मॉड्यूल नहीं है, मतलब मैंने फाइनल का मॉड्यूल देखा नहीं है, बट आई विल डेफिनेटली हैव अ लुक एट इट. आई डेफिनेटली हैव अ लुक एट इट. मुझे लगा कि हाँ और एक और लेक्चर ले लेना है, तो मैं नेक्स्ट वीक एक बार ले लूँगी लेक्चर, आपको बता दूंगी फिर कौन से दिन ले रही हूँ. ऐसा नेक्स्ट वीक मेरा कुछ शेड्यूल है मंडे ट्यूसडे का, तो मैं चेक करके आपको बता दूंगी. अगर मुझे लगा कि लेने की ज़रूरत है और कुछ क्लास, बिकॉज दिस इज व्हाट हर्षद सर हैज़ गिवन मी, तो ऑन दैट बेसिस आई एम कवरिंग इट अप. लगा कुछ और है तो आई टेक इट, डोंट वरी. Okay, so a very good evening dear students. Let's get started. Hopefully this is should be our last lecture, but like I told you, if you feel कि IDT से related कुछ और मैम आपने लेना चाहिए या मॉड्यूल में ज़्यादा है, यहाँ कवरेज कम है, तो मैं ले लूँगी. दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. ओके, यस, ऑल राइट. नाउ हाँ, तो मैं ये अदर पॉइंट्स आपको लिखवा के दे रही थी. यस, तो वॉज दिस द लास्ट थिंग दैट वी वर डूइंग, राइट. यस, अ वेरी गुड इवनिंग गाइज. तो लेट्स अंडरस्टैंड. नहीं, मॉड्यूल नहीं भेजा तो भी चलेगा बच्चा, मैं आई विल डाउनलोड इट ना फ्रॉम द ICI के मॉड्यूल से, मैं डाउनलोड कर लूँगी, ठीक है. तो आई विल कीप. चलो फटाफट, आज का मेरा टारगेट है, कुछ कुछ मैंने लाइंड अप किया है. सो आई हैव अ फ्यू थिंग्स लाइंड अप, सो दैट्स व्हाई आई वांटेड टू स्टार्ट ऑन टाइम, सो दैट आई एम एबल टू फिनिश एज मच एज आई कैन वॉट एवर आई हैव प्लान टू, राइट. यस, सो लेट्स गेट गोइंग गाइज. ऑडिट रिपोर्ट में मैंने बोला कि क्रॉस रेफरेंस देने की जरूरत है अगर एक से ज़्यादा क्लॉज दोनों पॉइंट्स को कवर करता है. जैसे क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन पकड़ लो, ICDS ले लो, TDS ले लो, कहीं पे आपको लग रहा है कि एक ही चीज़ दो बार कहीं आ रही है, so please do not hesitate and you must as an auditor give a cross reference. Yes, so you must give a cross reference guys. And also कोई clause आपको applicable नहीं है तो NA लिखना है. If there's a difference of opinion with your client, then you must mention both the opinions, right. And if the information for some clause is incomplete from the client side, यार उसके लिए पूरा ऑडिट रिपोर्ट अटका के मत रखो. डू नॉट कीप द एंटायर ऑडिट रिपोर्ट पेंडिंग. यू कैन क्वालिफाई सेइंग दैट आई डिड नॉट रिसीव sufficient information on clause number 34, or I did not receive sufficient information on a particular clause, and hence I am not able to comment anything about this clause. This is what the auditor should do, and but he should not withhold the entire audit report only because कुछ information pending है. बरोबर बरोबर, हाँ. Now, so that is what we are saying. Auditor से related और मैंने क्या point note किए हैं, right. सी, बताने के लिए तो मेरे पास बहुत कुछ है, मैं तो ऐसी आई कैन कीप टॉकिंग. इफ आई वाज टीचिंग टैक्स तो देन तो एक एक सेक्शन पे कितना टाइम लगता था.
तो बट मुझे क्योंकि ऑडिट है आपके सिलेबस से रिलेटेड, आई शुड सी टू इट दैट द पॉइंट्स आर कवर्ड. सो हियर रिलेटिंग टू ऑडिट रिपोर्ट ओनली वी आर टॉकिंग अबाउट. तो रिलेटिंग टू ऑडिट रिपोर्ट समथिंग एल्स ऑल्सो दैट यू शुड नो इज दिस पॉइंट. एक सेकेंड, आई एडजस्ट दिस. हाँ, आई हैव चेंज द मेमोरी कार्ड. My son set up the camera setting today, and so he's coming and telling me memory card doesn't have the camera. सामने जो है वहाँ पे मेमोरी कार्ड डालते हैं ना, तो ही इज सेइंग कि मैम मैम नहीं मॉम, देयर इज नॉट सफिशिएंट मेमोरी इन द कार्ड. सो आई टोल्ड हिम यस आई हैव चेंज्ड इट. हाँ ठीक है. सो प्लीज अंडरस्टैंड. यस, नाउ इससे रिलेटेड आगे नंबर ऑफ, डू यू नो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑडिट एज अ सीए कैन डू? मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑडिट्स. Yeah, as a CA you are allowed to do tax audit. कितने ऑडिट्स आप मैक्सिमम कितने कर सकते हो? 60. यप, ये किसने डिसाइड किया है? किसी एक्ट ने दिया है? हमारी इंस्टीट्यूट ने डिसाइड किया है. हमारी इंस्टीट्यूट को लगता है कि 60 तक हम एज ए CA जस्टिस कर पाएंगे, एंड अबाव 60 नंबर्स पे हम ऑडिट के केसेस में जस्टिस नहीं कर पाएंगे. Yes, so I remember as a student remembering around 40 के आसपास what I had learned, and now it has been increased to 60. So I am allowed to do 60 audits maximum, right? Of course, while doing the 60 audits, not counted. Yes. No, abhi 60 है बेटा. Audits under section 44 AE, 44 BB, and 40. You are writing with me, I hope so. Not counted. ये नहीं काउंट होंगे. इसको क्या काउंट करना है? ये चिंगू पिंगू ऑडिट से. तुम 20 कहाँ से बोल रहे हो? हर कोई 20 क्यों बोल रहा है? आप कंपनी के हिसाब से बोल रहे हो क्या? हाँ, ये ICAI के नोटिफिकेशन के हिसाब से आप टोटल में 60 कर सकते हो. हाँ हाँ, तुम लोग कहाँ से 20 बोल रहे हो? तुम कंपनी एक्ट के हिसाब से बोल रहे हो. तुम लॉ ग्रुप 1 में है या ग्रुप 2 में है फाइनल में? हाँ, स्टैच्यूटरी ऑडिट. ओके ओके, वही मैंने बोला स्टैच्यूटरी ऑडिट आप बोल रहे हो. ठीक है. नाउ ऑडिट ऑफ हेड ऑफिस, इन केस ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, बट हर पार्टनर पे रेस्ट्रिक्शन होता है ना. इट्स अ रेस्ट्रिक्शन फॉर वन CA, नॉट फॉर अ फर्म. एज अ CA आई एम अलाउड टू साइन ऑन मैक्सिमम 60 ऑडिट्स. ओके. हाँ, सो ऑडिट ऑफ हेड ऑफिस एंड ब्रांच अगर आप करोगे, इट विल बी काउंटेड एज वन टैक्स ऑडिट. यस, ये टैक्स ऑडिट के लिए क्राइटेरिया है. नेक्स्ट, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट कहाँ अपलोड करना है? अपलोड ऑन द पोर्टल डायरेक्टली. अगर आप ऑफिस में एक्चुअली करते तो हम कैसे करते हैं? अपलोड करते हैं, फिर जो क्लाइंट होता है असेसी उसके लॉगिन से लॉगिन, पहले मैं मेरे CA के लॉगिन से पोर्टल पे लॉगिन होती हूँ. आई अपलोड द रिटर्न, देन एज अ क्लाइंट द क्लाइंट इज देन गोइंग टू अप्रूव इट. ओके, कि यस ये CA है, इसने अपलोड कर दिया है, ये सही है. तो वहाँ पे क्लाइंट का अप्रूवल भी होता है. ठीक है ना? हाँ, on the portal directly e-filing, and this is uploaded with the DSC, digital signature of the auditor. So CA का digital signature हम अफिक्स करते हैं, UDN तो जनरेट करते ही हैं हम लोग. कुछ इश्यूज है आगे. ये जनरल ऑडिट रिपोर्ट के बारे में कुछ पॉइंट्स. मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑडिट्स, राइट? यस. उसके बाद अपलोड कहाँ करना है, कौन साइन करेगा वगैरह वगैरह. तो ऑफकोर्स CA ही साइन करेगा विथ हिज DSC. नो फिजिकल साइनिंग इज देयर, राइट? यस. उसके बाद हाँ, व्हाट इफ देयर आर दीज सम इश्यूज दैट वर देयर इन द आपके नोट्स में कवर्ड थे. इफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर इज नॉट अपॉइंटेड. अच्छा, क्या फर्क पड़ता है अगर स्टैट्यूटरी ऑडिटर दूसरा है? आपको सिर्फ टैक्स ऑडिटर करके अपॉइंट किया है, बरोबर. अगर स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंटेड है तो वो अपना कंपनी एक्ट वाला स्टैट्यूटरी ऑडिट करेगा, कारों के फॉर्म में वो रिपोर्ट देगा, बरोबर. उसके बाद आई विल डू टैक्स ऑडिट, एंड व्हेन आई डू टैक्स ऑडिट आई विल अपलोड फॉर्म नंबर 3CB. आई विल अपलोड फॉर्म नंबर 3CA, not 3CB, sorry. I will upload form number 3CA because audit has been conducted under other laws. क्योंकि ऑडिट आपने अंडर अदर लॉज किया है, तो आई विल बी अपलोडिंग दिस इन फॉर्म 3CA. बट स्टैट्यूटरी ऑडिटर फॉर वॉट एवर रीजन इज नॉट अपॉइंटेड, और ही इज अपॉइंटेड बट ही इज नॉट गिवन हिज ऑडिट रिपोर्ट. कुछ
चल रहा होगा डिस्प्यूट, या कंपनी ने अपॉइंट ही नहीं किया। नॉर्मली मैं तो नहीं स्टैट्यूटरी ऑडिट करती हूँ, मैं तो स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं करती हूँ। I too don't do statutory audit. I'm not appointed. I'm appointed only as a tax auditor, right? So now what happens in this case? Statutory auditor is not appointed. Barabar. Now, should I wait? No, you have a deadline. And you know there's a penalty if you do not submit the tax audit report. So there is a deadline, right? So what happens in this case? Please let's understand. Okay. तो इस केस में then no need to wait. टैक्स ऑडिटर शुड नॉट वेट। आप कर लो ऑडिट, फिर आपको फाइनेंशियल्स भी आपको करने पड़ेंगे ऑडिट। हाँ, फिर क्लाइंट ज़्यादा फीस देगा कि नहीं वो बात अलग है, बट आपको तो टैक्स ऑडिट का ऑडिटर का अपॉइंटमेंट है, तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सबमिट इट विद इन टाइम। फिर आप बोल सकते हो बाबा क्लाइंट को मुझे अभी 3CB भी देना पड़ेगा। 3CB देना पड़ेगा मतलब आई विल हैव टू से बैलेंस शीट एंड PNL आर ट्रू एंड क्या बोलना पड़ेगा, ट्रू एंड फेयर। यस, तो मुझे मेरा ओपिनियन और जजमेंट करना पड़ेगा। वेयर फर्स्ट आई विल हैव टू ऑडिट योर फाइनेंशियल्स भाई, उसके बाद मुझे आपका 3CD के एनेक्शंस का डेटा लेना पड़ेगा। सो दिस इज व्हाट इट सेज। टैक्स ऑडिटर प्रैक्टिकली ऐसा जनरली होता नहीं है, बट रेयर केसेस में हो जाता है, कभी कभी डिस्प्यूट्स होती है, कंपनी ने अपॉइंट नहीं किया, कुछ हो सकता है, वेरी रेयर केसेस में। सो टैक्स ऑडिटर शुड नॉट वेट। टैक्स ऑडिटर शुड नॉट वेट ना, लेट मी जस्ट फिनिश दिस, थोड़ा 2 मिनट रुको। टैक्स ऑडिटर, हाँ कोई बोल रहा है, कमल बोल रहा है मैम ये पॉइंट डिस्कस करो। वेट, लेट मी जस्ट गो इन द फ्लो दैट आई हैव रिटन। कुछ कवर नहीं हुआ, आई विल डिस्कस, सो जस्ट होल्ड ऑन। टैक्स ऑडिटर शुड नॉट वेट फॉर स्टैट्यूटरी ऑडिट if the due date of tax audit is nearing, है ना, if due date of tax audit is nearing। कमल तूने इतना रेफरेंस दिया है, मैम पेज नंबर सो एंड सो ऑफ द बुक, हेडिंग नंबर सो एंड सो, है क्या वो तो बता दे। टैक्स ऑडिटर शुड नॉट वेट फॉर द स्टैट्यूटरी ऑडिट इफ द ड्यू डेट ऑफ टैक्स ऑडिट इज नियरिंग। फिर क्या करना पड़ेगा भाई, ही शुड नाउ डू ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल्स, डू ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल्स। अब इसको देना पड़ेगा 3CB, and now he will give form 3CB and 3CD, बरोबर। yes, he will have to also certify that now the balance sheet and P&L is right, and then he will have to give his 3CD, बरोबर। done? Are you all with me guys? come on, सब मेरे साथ, सबको समझ में आ रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? आगे जाएंगे। yeah, now it is tax auditor's duty, okay wait, in case of delay, कमल बोल देना वो पॉइंट है क्या। इन केस ऑफ डिले ऑफ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, आपको देखना पड़ेगा भाई डिले किसकी वजह से हुआ। यू विल हैव टू सी डिले इज बिकॉज ऑफ whom, राइट। सो इफ द डिले इज ड्यू टू clients, delay is due to client, then auditor is not responsible. Then auditor, you cannot hold him responsible. Auditor cannot be held responsible. And delay due to the auditor, ओ हो नहीं चलेगा। अयो, आपकी प्रोफेशनल ड्यूटी है टू अपलोड इट यार। देन द क्लाइंट कैन राइट कंप्लेंट टू द ICAI एंड ICAI कैन टेक एक्शन अगेंस्ट यू। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का एक्शन हो सकता है। yes, so if delay due to the auditor, then client can file complaint with ICAI, and then CA will be answerable to ICAI.
and CA will be answerable too. I, C, A, I. Are you done? Come on. Yes. Then there is a question, can a tax audit report be revised? उसके लिए हर्षद सर ने नोट्स में दिया है, क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन नंबर देखिए आप, कैन टैक्स ऑडिट रिपोर्ट बी रिवाइज? कमल तो गायब हो गया क्या? मुझे बोल के गायब हो गया, देख उसने मुझे बोला है कि मैम डिस्कस करो, मैं कब से पूछ रही हूँ, है क्या पॉइंट वो तो बता दे, देन आई नो कि मेरे डिस्कशन में आ रहा है या मैं अलग से जाऊंगी फिर अगर नहीं हुआ तो. कैन अ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट बी रिवाइज्ड? यस, इन वेरी वेरी फ्यू सिचुएशन दी है वैसा हुआ तो ही. यस, इन वेरी फ्यू सिचुएशंस. इट्स गोना गेट कवर्ड देन कमल, डोंट वरी कमल, वो कवर होने वाला है, मैं वो कवर करने वाली हूँ. यस, इन वेरी फ्यू सिचुएशंस. इसके लिए रेफर क्वेश्चन नंबर लिख दो. चलो, क्वेश्चन नंबर हर्षद सर के नोट्स में से, क्वेश्चन बैंक में से कौन सा क्वेश्चन नंबर है फटाफट बता दो. ओहो, रेडी, कुशल इज ऑलरेडी रेडी, सुपर क्विक. क्वेश्चन नंबर 10. So can a tax audit report be revised? And the answer is yes, it can be revised. कि AGM में नोट्स एक्सेप्ट हो गए लेकिन उसके बाद AGM के बाद कुछ रीजन से आपको बुक्स में चेंज करना पड़ा, तो फिर आप टैक्स ऑडिट रिपोर्ट अमेंड कर सकते हो. या देर इज रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट इन द लॉ. देर इज थर्ड इंटरप्रिटेशन इशू रिलेटिंग टू सम CBDT सर्कुलर आ गया है और उसका आपने इंटरप्रिटेशन इशू था, उसकी वजह से टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में कुछ गलती हो गई है. अब आपको लग रहा है कि यस आपको रिवाइज करना है, बट आई एम श्योर इसमें अमेंडमेंट आने वाला है या आया है, बट दैट्स नॉट फॉर November 21, इट वुड बी फॉर May 22. आई नीड टू चेक. आई जस्ट रिमेंबर रीडिंग इट समवेयर दैट देर इज एन अमेंडमेंट रिगार्डिंग टू रिवाइजिंग ऑफ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, बट फॉर यू फॉर द एग्जाम्स नो, देर इज नथिंग लाइक दैट. यू हैव क्वेश्चन नंबर 10 विच सिंपली सेज व्हाट, 3 सर्कमस्टेंसेज जहाँ पे आप ये कर सकते हो रिविजन, राइट. क्वेश्चन नंबर कौन सा बोले आप? 10 ना. एक आध दो क्वेश्चंस भी मैं डिस्कस करने वाली हूं. क्वेश्चन नंबर 10. यस, सो स्टेट वेदर अ रिपोर्ट कैन बी रिवाइज. नॉर्मली द टैक्स ऑडिटर कैन नॉट रिवाइज, सो बहुत रेयरली आप रिवाइज नहीं कर सकते, राइट. सो यू कैन नॉट रिवाइज इट. कमल, देन वेन एवर देर इज एन अमेंडमेंट इट विल कम. क्या होता है, वी हैव टू वेट फॉर दीज अमेंडमेंट्स टू बी नोटिफाइड बाय द ICAI ऑल्सो. सो ICAI ऑल्सो हैज टू टेक द इम्पैक्ट ऑफ दिस. So May 22 के लिए the relevant amendment when it comes, that time only you will get to know. For all subjects you will have to do it that way. Okay? Yes. Now normally the report of the tax auditor cannot be revised later. However, if accounts are revised, तो accounts आपको revise करने पड़े in the following circumstances. तो accounts अगर revise हो गए भाई, मेरा टैक्स ऑडिट इज ऑन द बेसिस ऑफ बुक्स, ये सेट ऑफ बुक्स, बट ये सेट ऑफ बुक्स ही बदल गया, तो ऑब्वियसली माई टैक्स ऑडिट रिपोर्ट हैज टू बी रिवाइज, नो, देन ऑब्वियसली माई टैक्स ऑडिट रिपोर्ट विल हैव टू बी रिवाइज. तो मेरा ये जो सेट ऑफ बुक्स है यही चेंज हो गया, तो फिर तो मुझे रिवाइज करना पड़ेगा, देन तो आई विल हैव टू रिवाइज इट. ओके, यस. Revision of accounts of a company after its adoption in the AGM, like I told you, AGM के बाद accounts, AGM में adopt कर लिए accounts, उसके बाद changes हो गया, revise हो गए, तो फिर आपको revise करना पड़ेगा tax audit. या change in law with a retrospective effect और इंटरप्रिटेशन, चेंज इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ. जैसे कोई सुप्रीम कोर्ट का केस जजमेंट आ गया, फिर वहां पे कुछ और इंटरप्रिटेशन लिया है, तो इट हैज गॉट चेंज. सो इफ देयर इज अ चेंज इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट इन द लॉ, जिस बेसिस पे ये आपकी बुक्स है यार, इस बुक्स के बेसिस पे आपने ये अरे कमल को ये बच्चे बोल रहे वेट फॉर RTP, अरे वेट फॉर RTP क्या, May 22 के मॉडल्स कहाँ आए अभी तक? May 22 का मॉडल्स भी नहीं आया है. So you have to wait, you know, what changes. ICAI also takes, finally it's also an exam oriented studies, no, so we have to see what exactly they are taking. RTP तो दूर की बात है, RTP May 22 का तो लेट ही आएगा, बट अभी तक उसके मॉड्यूल्स तो आने दो, तो मॉड्यूल्स में से देख के तुरंत पता चल जाता है ना अमेंडमेंट. ठीक है. और क्या होगा अगर DT की कोई प्रोविजन में चेंजेस है, तो वो आप DT के क्लास की अमेंडमेंट क्लासेस में होती है, तो वहाँ पे जब होती है तो ऑटोमेटिकली फिर वो अमेंडमेंट यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करनी होती है, दैट वे. ओके. चेंज इन इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ. नाउ द टैक्स ऑडिटर शुड स्टेट इन इट्स रिवाइज रिपोर्ट दैट इट्स अ रीजन, उसको रीजन देना है,
कहीं पे भी आपको जैसा लग रहा है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, आप क्वालिफाई कर रहे हो, तो एवरीवेयर यू हैव टू मेंशन योर रीजंस, ओके। तो आपको रीजंस देना है एंड यू हैव टू गिव अ रेफरेंस टू द अर्लियर रिपोर्ट कि भाई दिस इज अ रिवाइज रिपोर्ट, ओरिजिनल रिपोर्ट वाज फाइल्ड ऑन सो एंड सो डेट, उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर ये डेट पे हमने अपलोड किया था और अब मैं इस ऑडिट रिपोर्ट को रिवाइज कर रहा हूँ एंड द रीजंस व्हाई आई एम रिवाइजिंग. So as of now you have these 3 reasons only where the audit report can be changed if there's a change in your accounts, books of accounts, and only then you can revise the tax audit report. Done? Yes. So ये पॉइंट भी हो गया. एक मिनट, मैंने कुछ और ये किया है क्या? नहीं. ऑल राइट, अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी एलिजिबिलिटी एंड नॉन एलिजिबिलिटी जो है. मैंने नोटबुक में आपको उस दिन एक चार्ट बनाया था पहले दिन ही. I had said who is eligible and who is not eligible. Who is eligible is an accountant. If you remember this, audits किसको करने हैं? Audit can be done by accountant. 288 section जो बोलता है कि accountant is the accountant who is a chartered accountant as defined under the CA Act 1949. बरोबर? Yes. Now who is not eligible? So जो Companies Act के हिसाब से not eligible है. So somebody who is as per Company Act not eligible है. तो कंपनी एक्ट में भी एक सेक्शन है जो बोलता है कि भाई यहाँ पे सीए एलिजिबल नहीं होगा. 1 सेकेंड. यस. तो ओके, सो सीए जो डिसक्वालीफाई होता है एज पर कंपनीज एक्ट, दैट सीए विल ऑल्सो नॉट बी एलिजिबल. सो कंपनी एक्ट में जो डिसक्वालिफिकेशन है वो आपको ध्यान में रखने. रेस्ट यू हैव टू रिमेंबर व्हाट. ये मैंने थोड़ा सा मॉड्यूल से निकाला था कि कौन एलिजिबल. हाँ, तो जस्ट टू कवर अप आपके लिए जो है, तो यहाँ पे है कि अगर आप असेसी के एम्प्लॉई हो, सो नाउ अदर्स नॉट एलिजिबल. ना अदर्स नॉट एलिजिबल में है अगर आप असेसी के एम्प्लॉई हो तो आप उसके ऑडिटर नहीं बन सकते. सो इफ़ यू आर असेसीज एम्प्लॉई, ओके, तो आप असेसी के एम्प्लॉई हो तो आप उसके ऑडिटर नहीं बन सकते. सो दैट्स वेरी क्लियर. इन केस ऑफ ट्रस्ट, इफ़ यू आर अ रिलेटेड पर्सन, ओके, सो आप अगर ट्रस्ट की बात करें तो ट्रस्ट में जैसे फॉर द ट्रस्ट रिलेटेड पर्सन नॉट अलाउड. नाउ रिलेटेड पर्सन अंडर ट्रस्ट, मुझे ट्रस्ट का ऑडिट भी आपके साथ डिस्कस करना है. रिलेटेड पर्सन नॉट अलाउड. सो ट्रस्ट में जो सेक्शन 13 में एक लिस्ट होती है कि कौन रिलेटेड पर्सन है. देयर इज अ सेक्शन 13 इन इनकम टैक्स एक्ट विच सेज दैट दीज आर रिलेटेड पर्सन्स. तो ये जो रिलेटेड पर्सन्स है ये भी ट्रस्ट के ऑडिटर नहीं बन सकते अगर आप रिलेटेड पर्सन्स की लिस्ट में आते हो. इफ़ यू हैव बिजनेस रिलेशन, ओके, तो आपका असेसी के साथ कोई बिजनेस रिलेशन है तो यू आर नॉट एलिजिबल. So if you are having business relation, you are not eligible. You are a related person, you are not eligible. You are a member of HUF, then I can't do audit for that HUF. I am a partner, I am an employee of that company, I can't do audit of that assessee, right? You should not be indebted. You should not be indebted to, ओके, तो आपको उसको पैसे नहीं देने हैं. यू शुड नॉट बी इंडेटेड टू द असेसी. या आपके अगर रिलेटिव्स है, दे शुड नॉट बी इंडेटेड टू 1 लाख. 1 लाख रुपए तक अगर आपके रिलेटिव भी इंडेटेड है, उनको उस कंपनी को पैसे देने 1 लाख या उससे ज़्यादा, तो फिर आप उनके ऑडिटर नहीं बन सकते. आपका इंडेटेडनेस 1 रुपए का भी नहीं होना चाहिए. आई शुड नॉट बी इंडेटेड इवन टू अ रुपी, ओके, देन आई एम नॉट एलिजिबल. The company, if my relatives are indebted to 1 lakh, then yes, I cannot. More than 1 lakh, then I cannot be the auditor. Similarly, if my relatives
are holding securities or shares up to 1 lakh of that company, then I am not going to be again eligible. Okay, so I covered any relative, employee, individual who's a relative or partner, I told you. And I'll just read out any person holding any security or interest in the assessee. So if I am holding any security or interest in that company, I cannot be the auditor. Also, provided the relative may hold security or interest up to 1 lakh. तो रिलेटिव्स को अलाउड है 1 लाख तक होल्ड करने का सिक्योरिटीज और इंटरेस्ट, बट इफ आई एम होल्डिंग अप टू इवन अ रूपी any percentage, I am not allowed to be the auditor. I should not be indebted to that assessee. My relative can be indebted to 1 lakh, right? And I should not have any business relation. I as an auditor should not be convicted by a court for any offense. And if I am convicted, 10 साल का गैप होना चाहिए, उसके बाद I can start becoming an auditor. So I should not be convicted for any offense in the court of law. I should not have any business relation with that assessee. It becomes a conflict of interest, right, straight away. So ये है eligible and not eligible. तो who is eligible and who is not eligible? So same way, if I hold securities, आप note कर सकते हो यहाँ पे, जैसे ये point, assessee is an employee, I am a partner, I am a member of that HUF, I cannot be the auditor. ट्रस्ट है तो रिलेटेड पर्सन, इफ आई एम कवर्ड अंडर सेक्शन 13, आई कम इनटू द कैटेगरी ऑफ रिलेटेड पर्सन, देन आई कैन नॉट बी द ऑडिटर. इफ आई एम हैविंग बिजनेस रिलेशन, आई कैन नॉट बी द ऑडिटर. इफ आई एम indebted to the assessee, I cannot be the auditor. If my relatives are indebted up to 1 lakh चलेगा, but if my relatives are indebted for more than 1 lakh तो नहीं चलेगा. ठीक है? Yes. And I should not hold any securities or interest in that assessee. Relatives may hold up to 1 lakh of rupees. Yes. And provided, okay, I should not be indebted. Relative may be indebted to 1 lakh. And also I have not given any guarantee or provided any security to indebtedness. मैंने I am not acting as a guarantor of the assessee, क्योंकि मेरी सिस्टर की ही कंपनी है, तो I decided to act as a guarantor. No, if I am acting as a guarantor also, I cannot be the auditor. So if I am acting as a guarantor also, I cannot be the auditor. But relatives are acting as a guarantor up to 1 lakh तो चलेगा, above 1 lakh नहीं चलेगा. My indebtedness towards 1 rupee also not allowed. My relatives up to 1 lakh is allowed. Okay. Member of HUF means, Kushal, I want to do audit of HUF and I am the member of that HUF, then I cannot do it. मुझे मेरे HUF का audit करना है. So my family business is there. I am the member. So कुशल की एक query है कि मैम can you elaborate? So yes, I am want to do the audit. मैं CA हूँ, मेरी HUF है, मेरे घर पे HUF है और हमारी HUF का कोई फैमिली बिजनेस है, मुझे ऑडिट करना है उसका, तो आई कैन नॉट डू इट बिकॉज आई एम अ मेंबर ऑफ दैट HUF. ओके, सो एम्प्लॉई ऑफ अ कंपनी कैन नॉट डू, मेंबर ऑफ HUF, मेरी HUF का ऑडिट मैं नहीं कर सकती. All right, did you understand this? So this was about who is eligible and who is not eligible. Okay. Yeah. So I covered it. Yes. तो ये मैंने एनीवेज लिस्ट में लिखा ही था आज लेने के लिए, तो आई थिंक कुशल यही कमल यही बोल रहा था, तो ये मैंने कवर कर दिया है. अब मैं जीएसटी ऑडिट से रिलेटेड आपके नोट्स में जो हर्षद सर ने मुझे दिया है, जो मैंने कवर करना है, पहले मैं वो कवर करती हूँ. वो भी मैं आपको, मैंने एक फ्लो चार्ट काइंड ऑफ ही बना लिया है, तो वो करूँगी और उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन, बैंक के क्वेश्चन डिस्कस करूँगी. सो दैट्स माई एजेंडा फॉर टुडे. ओके, तो मैंने ऑब्जर्व किया कि कुछ क्वेश्चन है रिपीटेटिवली एक ही कॉन्सेप्ट है जिस पे आ रहा है. टर्नओवर कैसे निकालना है, आईसीआई की गाइडेंस नोट के बेसिस पे है, तो वो मैं कवर करूँगी. कुछ पॉइंट्स मैंने नोट किए, मतलब कुछ क्वेश्चंस मैंने नोट किए हैं जो लेने हैं मुझे. आई विल टेक दोज अप. ओके बच्चा. सो अब मैं पहले आईडीटी इनडायरेक्ट ऑडिट के बारे में आपसे करवाती हूँ, ऑडिट अंडर जीएसटी. सो प्लीज़ अगेन मेक अ लैंडस्केप में आप कमल, आई कैन नॉट से कि बुक में रॉन्ग है, बट बुक में क्लियरली नहीं दिया हुआ था. हाँ, तो मैंने इसलिए ये एक पेज मैंने आपके मॉड्यूल से मैंने प्रिंट निकाला कि टैक्स ऑडिटर, हु इज़ एन ऑडिटर एंड हु इज़ नॉट एन ऑडिटर. ये आपके मॉड्यूल से मैंने एक पेज प्रिंट निकाला. मैंने मॉड्यूल पूरा देखा नहीं बिकॉज आई हैड टू जस्ट, हर्षद सर के नोट्स थे एंड ऑन दैट बेसिस आई टुक इट. सो रॉन्ग ऐसा नहीं है, बट आई विल डेफिनेटली
गिव सम इनपुट्स टू हर्षद सर रिगार्डिंग इस चैप्टर के नोट्स और कहाँ पे 3CD में माइनर करेक्शंस यहाँ वहाँ जो भी होगा तो मैं हर्षद सर से वो बात कर लूँगी, ठीक है। हाँ, अब ठीक है। और चलो अभी हम फाइनल के बच्चे उतने मैच्योर्ड है ना, तो एक आध चीज़ के लिए कहीं मॉडल रेफर कर दिया तो कोई बात नहीं है। चलो लेट्स गो अहेड बॉयज एंड गर्ल्स। यस, चलो ऑडिट अंडर ये स्टार्ट करते हैं। पॉइंट 10 में देखूँ क्या क्या दिया है। पॉइंट 10 में तू बोल रहा है पॉइंट 10 देखती हूँ, तब तक आप स्टार्ट राइटिंग ऑडिट अंडर जीएसटी। मेक वन लैंडस्केप का नोटबुक बना लो। तो जीएसटी में 3 प्रकार के ऑडिट्स है, तो एक ही इसमें आई एम गोइंग टू ट्राई एंड कवर ऑल द नोट्स विथ यू। तो इन वन ग्लांस यू जस्ट हैव अ लुक एट दैट एंड यू आर डन, यू नो, टकाटक चकाचक आप रेडी हो जाओगे आपके एग्जाम के लिए। हाँ, ये आई फॉरगॉट, इफ आई फॉरगेट मुझे ट्रस्ट का ऑडिट याद दिलाना। हाँ, इफ आई फॉरगेट आई शुड हैव डन ट्रस्ट ऑडिट। करा दूं क्या ट्रस्ट ऑडिट पहले? चलो इसके बाद कराती हूँ ट्रस्ट ऑडिट, मुझे एक बार जस्ट याद दिलाना और उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। पॉइंट नंबर 10, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट शुड नॉट एक्सेप्ट। हाँ यस, नोट्स में यस, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट शुड नॉट एक्सेप्ट द टैक्स ऑर्डर ऑफ अ पर्सन टू whom ही इज इंडेटेड। करेक्ट, कमल ने बोला वो सही है। यस, नोट्स में गलत है। तो विल मेक अ करेक्शन। मॉड्यूल में क्या दिया है? Yes, if he is indebted to the assessee, provided that the relative may be indebted to the assessee for 1 lakh and above. Yes, तो कमल, yes, there is a mistake. We can just correct it. आपका पेज नंबर 8.4, consolidated financial statements. You're saying CFS means consolidated financial statements. No, I won't be doing that. आई वोंट बी डूइंग CFS ऑडिट। अभी तक ऐसी मेरी हर्षद सर से कोई बात नहीं हुई है। CFS यू मीन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स ना? ओके ओके। जीएसटी ऑडिट मार्च 21 के लिए है रे बाबा, अगले साल के लिए नहीं है। हाँ, अगले टाइम से स्क्रैप हो गया, अभी तो है। चलो 10 पॉइंट पेज नंबर 8.4 निकालो, वहाँ पे करेक्शन करते हैं 8.4 पे आपके यहाँ। हाँ, of course you can of course no, internal auditor cannot conduct, chartered accountant appointed as tax consultant can conduct tax audit, yeah that's okay। ये देखो, ये 60 हो गया, ये पॉइंट कवर कर दिया। ऑडिट विल बी फॉर, हाँ, a chartered accountant should not accept the tax order of firm to whom he is indebted, ये काट डालो। और relative is indebted for more than 1 lakh, और relative is 10 पॉइंट में is indebted for more than 1 lakh। yes, चलो डन है क्या? चलो आगे बढ़ेंगे। लेट्स गेट गोइंग गाइस, कमान कमान। यस, तो अब मैं आपको देती हूँ जीएसटी की ऑडिट। हाँ, अभी जो बोल रहा है जो स्क्रैप हो गया भाई, नवंबर 21 अटेम्प्ट के लिए कुछ स्क्रैप नहीं हुआ है। May 22 वी हैव टू वेट फॉर द इंस्टीट्यूट्स मटेरियल कि वो लोग स्क्रैप कर देंगे, तो नेक्स्ट ईयर तो हम लोग ऑडिट नहीं करेंगे। बट यस, इट वे नॉट बी एप्लीकेबल फॉर May 22। बट इतना से एक चार्ट है तो लिख के ले लो ना, ऑफिस में तो आपको वैसे भी काम नहीं आने वाला अभी, बट ज़्यादा कोई अलग नहीं है। 2 ऑडिट्स तो है, एक ही ऑडिट स्क्रैप हुआ है, रुको, इसमें से 2 है, 65 है और 66 भी है, ये वाला स्क्रैप हुआ है सिर्फ। हाँ, इसलिए लेक्चर देखने का, सुनने का करना पड़ेगा। चलो चलो जल्दी करो। हाँ, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स, कमान। ये 3 चीज़ें लिख के लिए क्या मेरे साथ लिखना है फटाफट। पहले मैं सोच रही थी मैं चार्ट लिख के ही बनाती हूँ यहाँ पे, देन आई सेड नहीं नहीं, बच्चों के साथ क्लास में ही हम बनाएंगे तो साइमल्टेनियसली लिखते तो फिर अंडरस्टैंडिंग और बेटर होती है, ठीक है। तो ये May 22 के लिए है। 65 सेक्शन का ऑडिट, एक 66 का, ये स्क्रैप नहीं हुआ रे। हाँ, अब पहले सुन के लो, शांति रखो, शांति रखो अभी थोड़ी।
ओके, आई टेल यू नाउ। रेडी? सुनो अभी, चलो। 3 टाइप की ऑडिट्स है। वन इज द टर्नओवर बेस्ड क्राइटेरिया। ये मैंने टीओ क्राइटेरिया लिखा है, म्हणजे काय? म्हणजे काय मराठी में म्हणजे काय का मतलब होता है क्या, मतलब क्या। ओके, तो ये टर्नओवर बेस्ड क्राइटेरिया है ना, जैसे टैक्स ऑडिट का है, आईओ जैसे टैक्स ऑडिट का है ना, तो वहाँ पे भी एक स्पेशल ऑडिट है। याद आ रहा है क्या? मुझे आपने सेक्शन बोला था जहाँ पे टैक्स ऑडिट कैन बी टोल्ड बाय द टैक्स ऑफिसर। इनकम टैक्स ऑफिसर बोल सकता है हाँ यहाँ पे सीए को अपॉइंट करो, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है वगैरह वगैरह। कौन सा सेक्शन है, कोई बताएगा? मैंने लिखवा के भी दिया है कि सीए इनकम टैक्स में आपको कौन से ऑडिट चाहिए, मैंने लिखवा के भी दिया है आपको। हाँ, अगर आप देखेंगे हमारे नोट्स तो आप ये देखना 142(2)(a स्पेशल ऑडिट ऑर्डर्ड बाय इनकम टैक्स। तो समटाइम्स इन इनकम टैक्स में द असेसिंग ऑफिसर फील्स कि नहीं यार, मैं स्क्रूटिनी कर रहा हूँ, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और उसको लगता है कि यार ये कुछ तो गड़बड़ है, एक्सपर्ट को कॉल करते हैं। ओहो, हु इज द एक्सपर्ट रिलेटिंग टू फाइनेंस? इट इज ऑलवेज एन अकाउंट्स। कौन है एक्सपर्ट? चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो ही विल से नो नो लेट मी रेफर दिस केस टू अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड टेल हिम प्लीज इसका ऑडिट करके देना, मुझे ऐसा ऐसा डाउट आ रहा है, मुझे फ्रॉड का डाउट आ रहा है, या मुझे ब्लैक मनी का है, या अलग से मुझे कुछ प्रॉब्लम्स है, सो आई वांट यू टू डू द ऑडिट एंड गिव इट टू मी। So assessing officer if has reasons to believe, looking at the complexity of the nature, looking at the volume, and he feels no it's not right, I want to have an auditor, yes। तो जैसा 142(2)(a है, करस्पॉन्डिंग जीएसटी में भी तो ऑफिसर के पास पावर्स होने चाहिए, करेक्ट? तो एग्जैक्टली सिमिलर सेक्शन जो है वो जीएसटी का है, ये वाला, and that is special audit under 66। so they say that okay, scrutiny चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, यू नो, सो दे फील नहीं नहीं अरे यार ये बहुत झोल है, नहीं झेपेगा अपने को। ऑफिसर बोलता है नहीं नहीं आई नीड टू कॉल द एक्सपर्ट। सो ही कैन कॉल हियर फॉर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और अ कॉस्ट अकाउंटेंट। यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट भी हो सकता है। सो आई एम गोइंग टू कॉल अ सीए और अ कॉस्ट अकाउंटेंट। तो हियर इन जीएसटी ऑडिट द ऑडिट कैन बी डन बाय अ सीए और इट कैन ऑल्सो बी डन बाय अ कॉस्ट अकाउंटेंट। ओके, यस। सो दिस इज, आप ऐसे नो, मैं हमेशा जब भी मैं डीटी पढ़ाती हूँ in class, you know, for inter also I teach DT and I teach GST। so what I do, whenever DT पढ़ा के हो गया फिर मैं GST में आती हूँ तो तुरंत मैं बोलती हूँ देखो ऐसा करस्पॉन्डिंग है, आप जितना कोरिलेट करोगे ना तो अंडरस्टैंडिंग आपका उतना बेटर होता है। ब्रेन मैपिंग बोलते, तो यू आर एबल टू रिकैप, अच्छा इनकम टैक्स में भी ऑफिसर को पावर्स है तो यार जीएसटी में भी होना चाहिए, है ना? फिर सेक्शन 66 में है, सेक्शन 66 में इफ ही इज डूइंग सम you know, but who can do it? Of course not any officer should be of the rank of at least an assistant commissioner। he must take his permission of the commissioner and tell him look ऐसा ऐसा केस है, I am doing scrutiny, I am investigating and I feel it's the nature ऐसा है और मुझे डाउट आ रहा है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। then in that case yes they can appoint a tax they can appoint an auditor, CA और a cost accountant जो इसका GST ऑडिट करेगा। ओके, यस। तो इसका करस्पॉन्डिंग सेक्शन सिमिलर सेक्शन इज व्हाट? सिमिलर इज 142। ऐसा भी सिमिलर मतलब ये नहीं करने का कि मैम 142(2)(a में ऐसे ऐसे कंडीशन है, यहाँ पे भी वो नहीं, लॉजिक इज द सेम। ओके, यस। नाउ सो इस टाइप के ऑडिट से एक टर्नओवर क्राइटेरिया, जैसे हमारा 44AB का ये स्क्रैप हो गया है, हाँ ये स्क्रैप हो गया। सो टर्नओवर क्राइटेरिया था वहाँ पे 2 करोड़ का, ऑन पेपर बोला गया था 2 करोड़, बट लास्ट दोनों ईयर मार्च 19 मार्च 20 मैंने जो भी ऑडिट्स किए हैं सबके लिए क्राइटेरिया हमने क्या यूज़ किया, सबके लिए क्राइटेरिया हमने मार्च 21 भी हमने कर दिया ऑडिट। नो 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 मार्च 21 आई हैव नॉट डन, सॉरी मार्च 20 आई हैव डन, या 19 एंड 20 वी हैव डन। हाँ हाँ, मार्च 21 अभी कहाँ फाइनल हुआ है बुक्स अभी कहाँ इनकम टैक्स के नहीं हुआ है। मैम do you have any? I have, you mean for final? Final I am under the process. Final what I have done, I've been teaching inter for like 19 years. Like I told you I gave my final in November 21 and I qualified, मेरा result जो हमारा आया वो January 2002 में आया। So since Jan 2002 I am into teaching as well as into practicing। I started with inter, then I have my practice, तो बहुत workload हो जाता है, so I could never start classes for final, but बहुत students के बोलने के बाद, और then I also had a thing that no I should now do final also, so I'm under the preparation of notes and all that stuff,
So once that happens, I will definitely be making an announcement, but I don't know whether I'll be able to be ready for the May 22 attempt, because notes final it's vast, so I need notes जो है मेरे लिए बहुत important होते हैं. So I divide all my notes. इंटर के भी जो notes है मैंने chapter wise, concept wise divide किए हुए हैं, तो मेरे लिए वो बहुत ज़रूरी है. So that only takes a major time. एक बार notes बन गया, then there is no issue at all. Okay. Yes, so I have answered Anil. Anil was asking ना कि मैम आपकी अपकमिंग बैच है क्या. हाँ, तो सुनना, कुछ होगा तो अनाउंसमेंट हो ही जाएगा, आपको पता चल जाएगा ना. ओके, ना ऑडिट अंडर जीएसटी, प्लीज अंडरस्टैंड, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स. ना दिस इज द टर्नओवर क्राइटेरिया. जैसे 44A भी कैसे होता है कि भाई इतना टर्नओवर हो गया तो कर दो, तो यहाँ पे जो टर्नओवर है, ऑफकोर्स हु कैन डू दिस ऑडिट, ये ऑडिट कौन करेगा. हाँ, ये ऑडिट करेगा सीए और कॉस्ट अकाउंटेंट. सो प्लीज राइट इट डाउन. ये हम बोल रहे हैं कि स्क्रैप हो गया है, लेकिन 65 66 तो है ना. यस, या इट इज़ इम्पॉर्टेंट. एनओसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ऑडिटर है तो एनओसी करना, ये कोड ऑफ एथिक्स होता है तो हम लेते ही है. सीए ने साइन किया. और नॉन ऑडिट वाला केस है तो जनरली इट्स ओके इफ यू डोंट टेक एनओसी, बट इफ इट्स ऑडिट केस आई मस्ट ऑलवेज टेक द एनओसी. एंड अगर प्रीवियस ऑडिटर की फीस पेंडिंग है, उसकी पेमेंट नहीं करी है, उसको ऐसे ही उसको क्यों निकाला गया है, वो भी देखना ज़रूरी होता है. यू नीड टू हैव अ वर्ड विद द प्रीवियस ऑडिटर, एंड द प्रीवियस ऑडिटर इज लाइक योर कलीग. नो, यू शुड नो कि व्हाई एज अ सीए हैज समबडी डिसाइडेड नॉट टू डू द ऑडिट. So just have a word, and NOC is mandatory. Definitely it is mandatory. Okay. Yes. तो चलो, टर्नओवर क्राइटेरिया. नाउ ये ऑडिट कौन करेगा, सीए और कॉस्ट अकाउंटेंट करेगा फॉर FY 18-19. एंड ओके, नो वेट. ATO जो सेक्शन में बोला गया है यहाँ पे, ATO एग्रीगेट टर्नओवर होता है ना जीएसटी में. यू टेक द ऑल ब्रांचेस का टर्नओवर, पैन बेस्ड ऑल ओवर इंडिया का हम टर्नओवर देखते हैं. अगर आपने जीएसटी इंटर में करा था क्या आपने, 2017 में जीएसटी आया है, तो मुझे पता नहीं आपने इंटर में जीएसटी करा है या नहीं करा है, बट अभी ऑफिस में तो हम कर ही रहे. तो ATO देखा जाता है यहाँ पे. ATO इज एक्सीड्स 2 करोड़, बट हर बार नोटिफिकेशन से यहाँ पे इसको इंक्रीज कर दिया. तो FY 18-19 में एज वेल एज FY 19-20 they kept the turnover if it exceeds 5 crores. If it exceeds 5 crores, बरोबर. अगर ये 5 करोड़ एक्सीड करेगा तब आपको ऑडिट करना है. इसका ऑडिट करना है मतलब क्या करना है, I'll tell you. You have to give a report which is in form 9C. It is, and plus आपको ऑडिटेड फाइनेंशियल्स अटैच करने हैं. प्लस ऑडिटेड फाइनेंशियल्स आपको अटैच करने हैं. राइट, हाँ ठीक है. देन आई टेल यू, यू फाइल अ एनुअल रिटर्न. एनुअल रिटर्न तो सबको फाइल करना था, पढ़ा है ना जीएसटी इंटर में, तो ग्रेट है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है. एनुअल रिटर्न आपको फॉर्म नंबर 9 होता है. आई फील व्हाट, एज अ सीए आई डू नॉट क्वालिफाई. टेल यू व्हाट इज 9C. मैं ऑफिस में हम क्या अप्रोच रखते हैं, आई एम श्योर आप भी आपके ऑफिस में आर्टिकलशिप में यही अप्रोच रखते हो. आई डिस्कस विथ यू. तो AR इज एनुअल रिटर्न 9 है, राइट. उसके बाद यू हैव द रिकन्सिलिएशन. जो रिपोर्ट है इट इज एक्चुअली 9C, एंड दैट 9C इज कॉल्ड एज अ रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट. पहले हम 9 भरते. आई टेल यू, पूरा खेल फॉर्म 9 का है. 9C में है ही क्या, कुछ नहीं. रिकनसाइल, ITC रिकनसाइल, ATO रिकनसाइल, टैक्सेबल टर्नओवर रिकनसाइल विद द बुक्स. सब कुछ रिकनसाइल ही करके रखते हैं, क्योंकि हम 9 में करेक्शन जो भी करना है कर देते हैं. 9 में एवरीथिंग इज पुट एज पर द रिटर्न, देन वी से या एवरीथिंग इज फाइन, दैट काइंड. सो वी रिकनसाइल इट एंड कीप इट. Now AR is the annual return, that is 9. So everyone has to file 9. अगर आप कॉम्पोजिशन में स्कीम में हो तो आपको एनुअल रिटर्न 9A के फॉर्म में होता है, वो भरना पड़ता है. देन यू हैव अ 9C इज अ रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट. 9C इज द ऑडिट. ओके, ये ऑडिट है. यहाँ पे CA का सिग्नेचर है. अभी 9C स्क्रैप नहीं हुआ है, अभी 9C को सेल्फ अटेस्टेशन कर दिया है. 9C को जो है वो अभी असेसी साइन करेगा. May 22 के लिए ऐसा बोला है. तो 9C पूरा स्क्रैप नहीं हो गया, बट ऑडिटर की जरूरत नहीं. अभी ऑडिटर थोड़ा सा निर्मला सीतारामन जी चार्टर्ड अकाउंटेंट से नाराज हो गई. वी वर
कंप्लेनिंग अलॉट अबाउट जीएसटी, बट फैक्ट है हम ऐसे नहीं कंप्लेन कर रहे थे. सो वी वर कंप्लेनिंग कि बाबा जीएसटी में ये इंप्रूवमेंट करो, हर महीने में ड्यू डेट आ जाती है, ये काम करो, वो भरो, कितना कंप्लायंस है. मतलब क्लाइंट भी परेशान हो गए कि बिजनेस करे कि यार हम ये कंप्लायंस करते बैठे. तो देन शी सेड चलो ऑडिट की ज़रूरत नहीं है, ईज कर दिया, ऑडिटर के पास जाने की ज़रूरत है, आप सेल्फ डिक्लेरेशन दे दो. क्या क्लाइंट भर पाएगा 9C? क्लाइंट सेल्फ डिक्लेरेशन दे पाएगा? फाइनली काम तो हमें ही करना है, सिग्नेचर सिर्फ हमारी नहीं होगी. हाँ, सो 9 और 9C is a reconciliation statement. Now what do you reconcile between? You reconcile between the returns, that is the GST returns, and audited financial statements. पासिंग परसेंटेज बढ़ा दे, ICAI बढ़ा देगा. बट हाँ, आई टेल यू वन थिंग स्टूडेंट्स, कभी भी एग्जाम हो रही है नहीं हो रही है, सी आई डू नॉट लाइक टू डिफेम और टॉक बैड अबाउट ICAI. इट्स माई इंस्टीट्यूट, आई एम द मेंबर ऑफ इट. आज मैं जो भी हूँ उसकी वजह से हूँ. तो कभी कभी मेंबर्स आते हैं, आपको बोलते हैं नहीं नहीं इंस्टीट्यूट ने फलाना एग्जाम नहीं लेना चाहिए. अरे कुछ बच्चे हैं ना, उनका भी फाइनल का अटेम्प्ट देखिए, उनका करियर एट स्टेक है, उनको जॉब करना है, दे हैव टू स्टार्ट अर्निंग, फैमिली उनके ऊपर डिपेंडेंट है. तो जिसको पॉसिबल है वो क्यों ना दे एग्जाम. हाँ, तो जिनको नहीं ऐसी आपके इसमें अटेम्प्ट थोड़ी कोई पूछता है. आई तो ऑलवेज फील CA एज अ CA, देन आई नेवर वुड आस्क यू यू क्लियर्ड इन हाउ मेनी अटेम्प्ट्स और आपको कितना अटेम्प्ट लगा. नहीं, फॉर मी आपको .200 भी मिले, इट्स अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, सो दैट्स इट. सो यू डोंट हैव टू बॉदर कि अटेम्प्ट कितने लगे. इफ समबडी इज ट्राइंग टू मिसगाइड यू, इज ट्राइंग टू आपसे ये करके कि नहीं ICAI ऐसा कर रहा है वैसे कर रहा है, नहीं, हमारा घर की बात है, हम उसके मेंबर है. इट्स लाइक हमारी स्कूल या हमारी इंस्टीट्यूट जैसा है. वी ऑल हैव टू हैव रिस्पेक्ट टूवर्ड्स द इंस्टीट्यूट. येस, इफ यू हैव अ प्रॉब्लम वी कैन डेफिनेटली ट्राई एंड yes, so you should communicate to ICAI. I always feel that. I know, totally agree, Anil. Instead of improving GST, they've destroyed, absolutely destroyed. Now I see so many forwards आते हैं यार, इनकम टैक्स पोर्टल ऐसा है वैसा है. मुझे नहीं अच्छा लगता वो इंस्टा या कहीं पे डालने के लिए. क्यों नहीं अच्छा लगता? I feel bad. It's my government and I'm criticizing. But yes, हाँ, we want to do constructive criticism, but they're not ready to listen. उनकी नीयत अच्छी है, इस गवर्नमेंट की नीयत अच्छी है, दे वांट टू डू गुड, बट मे बी द पर्सन्स हु आर इम्प्लीमेंटिंग, देयर इज अ कमिटी, देयर इज अ रेवेन्यू सेक्रेटरी, उसके नीचे कमेटी है, वो लोग नहीं ढंग से इम्प्लीमेंट कर पा रहे. तो हम क्या करें फिर? टोटली द इनकम टैक्स साइट इज पथेटिक, एब्सोल्युटली पथेटिक. आई मीन आई डोंट नो व्हाई इज इन्फोसिस को क्यों दिया ये काम, मुझे पता नहीं है, बट ठीक है, अभी चलो हो जाएगा जल्दी, ठीक ऐसे लग रहा है. हाँ, तो गाइज येस, यू हैव टू गिव अ रिकनसाइल. एज अ ऑडिटर आई हैव टू रिकनसाइल दिस, एंड इफ देयर इज अ डिफरेंस इट इज रिपोर्टेड इन 9C. सो द डिफरेंस इज रिपोर्टेड इन फॉर्म 9C. तो 9C में पता है हम क्या क्या देखते हैं? ATO देखते हैं, ATO. आप फिर ATO और हमारे बुक्स में डिफरेंस क्या होता है? ATO और हमारे बुक्स में डिफरेंस क्या होता है? जैसे स्टॉक ट्रांसफर, देखो स्टॉक ट्रांसफर बिटवीन टू डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन, सेक्शन 25 ऑफ CGST एक्ट. सो डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में क्या होता है? दिस इज ट्रीटेड एज अ ट्रांसफर, शेड्यूल 1. ओके, भले ये बिना कंसिडरेशन के हो, इफ दिस इज विदाउट कंसिडरेशन, एनी स्टॉक ट्रांसफर हैपनिंग बिटवीन डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन इज गोइंग टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई. तो हम ATO में क्या करते हैं? ATO एज पर रिटर्न्स, फिर हम एडजस्टमेंट्स करेंगे, एड लेस, सो दे विल बी एड, दे विल बी लेस. सो आई विल से लेस स्टॉक ट्रांसफर. क्यों भाई? स्टॉक ट्रांसफर को आपने GST में सप्लाई ट्रीट कर दिया. देन आई विल से देयरफॉर टर्नओवर एज पर बुक्स एंड इट हैज टू रिकनसाइल. Yes, so this is the kind of reconciliation I do. So I give this kind of reconciliation. Yes, RCM नहीं चिंतन, but RCM नहीं cover होता है. If you fill the form 9 very carefully, I know there could be a difference. On RCM inward supply, I will pay tax. बट जब आप वो टेबल 4, 5 और 10 भरते हो, 10 में जो टोटल आता है ना एंड में टर्नओवर वगैरह का, वहाँ पे RCM माइनस करके आता है. सो RCM इज ऑलवेज माई इनवर्ड सप्लाई. आई कैन नेवर एड इट इन द ATO, आई कैन नेवर एड इट इन ATO. तो 9 का भी जो टोटल करते हैं ना, वो फॉर्म 9 जो आता है, 9 से कुछ फिगर्स ऑटो पॉपुलेटेड 9C में होती है. सो आई फील इफ यू फिल 9 थरली,
वहाँ पे भी फॉर मी my best book that I refer to is like Ramban that I call. I will always go to the ICI guidance note. So I have this very small guidance note. वहाँ पे हमने लिख के रखा है कि 9 का impact कहाँ जाता है. 9 yes, so we have sit, we study, then all the staff हम training करते हैं and then we decide okay कहाँ पे कैसे figures डालनी है. तो 9 RCM को माइनस करके ही ATO निकालता है. So that is not the case because RCM can never be treated as turnover. Okay, yes. ATO की डेफिनेशन अगर GST में भी देखोगे तो RCM इज नॉट काउंटेड बिकॉज दैट्स इनवर्ड सप्लाईज एंड ATO इज ऑलवेज अ आउटवर्ड सप्लाई. ओके, हाँ. सो यू रिकंसाइल ATO. 9C में यू रिकंसाइल टैक्सेबल सप्लाई, यू रिकंसाइल ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना लिया उसका रिकंसिलिएशन होता है. जैसे स्टॉक ट्रांसफर है तो उसका भी आपने ITC लिया होगा, बट दिस स्टॉक ट्रांसफर उसका ITC ये कहीं पे भी बुक्स में नहीं आएगा. सो इस काइंड ऑफ रिकंसिलिएशन हैज़ टू बी डन. मोस्ट ऑफ द टाइम वी ट्राई एंड सी कि ये रिकंसाइल ही हो जाए. तो हम 9 भरते वक्त बहुत केयर लेते हैं कि 9C में हमें कुछ रिपोर्टिंग ना करना पड़े बिकॉज वी आर ऑलवेज वरीड कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस डाल दिया तो वो सेसी हमारा टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र में ना आ जाए. वो टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र में आ गया तो फिर स्क्रूटिनी निकलती है यार, और फिर ये लोग आएंगे तो ख़त्म, फिर तो क्या इतनी सी सारी चीज़ें निकलती है फिर बाहर. इसके लिए फिर देन वी आर लाइक यू नो नहीं, डिपार्टमेंट की नज़र में नहीं आना है, हम सही करेंगे, 9 में ही करेक्शन कर देंगे. तो 9C में हम बोलते हैं कि सब जगह रिकंसाइल्ड. हाँ, कुछ पे करना है, टैक्स करना है तो हम करवा देते हैं क्लाइंट को पेमेंट, है ना. तो अब तो 3B के थ्रू पेमेंट नहीं होता, अभी तो 3B चला गया ना. अब मुझे अगर 9 में कुछ करेक्शन कर दो, पेमेंट आ रहा है, देन आई मेक द पेमेंट थ्रू DRC03, है ना. आपने अगर किया होगा ऑफिस में आप कर रहे तो आपको पता होगा ये सारे टर्म्स, राइट. सी आई एम ट्राइंग टू टीच माई बेस्ट इन सच अ वे कि आपने DT अभी किया है या IDT नहीं किया है, उसके बेसिस में मैं बेस्ट आपको सिखाने की कोशिश कर रही हूँ. हैड आई इट बीन अ टैक्स लेक्चर, द टीचिंग एंड द कॉन्सेप्ट क्लियरिंग एंड गोइंग इनटू द डेप्थ ऑफ द सेक्शन इज टोटली डिफरेंट विच आई वुड डू इन द DT क्लास, है ना, या IDT का क्लास. चलो, ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटीज. यस, ऑडिट, हाँ ये हो गया. तो 9C आपका हो गया क्या बच्चा? कम ऑन, डिड यू फिनिश राइटिंग 9C? ये हो गया, सब कुछ आप लिखते जा रहे हो ना. हाँ, तो मैं आगे बढ़ूंगी अभी. हियर नाउ ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटीज. नाउ टैक्स अथॉरिटीज, या वी हैव GST ऑडिट, बिजनेस ऑडिट बोलते थे इसको हम. तो बहुत बार इनिशियली यस क्लाइंट को नोटिस आती है, रूटीन ऑडिट है ये, कोई स्पेशल नहीं है, घबराने की बात नहीं है. हाँ मैंने कुछ तो टैक्स की चोरी कर दी इसलिए मुझे ऑडिट अंडर सेक्शन 65 आया है. नो, नॉट एट ऑल. The department people are going to come because on sample basis and test check basis, अगर 1 लाख असेसीज है तो वो डिसाइड करेंगे चलो 2% असेसीज के पास हम जाके विजिट करेंगे, बिजनेस प्रीमाइसेस विजिट करेंगे, विल वेरीफाई नो एंड विल वेरीफाई देयर बुक्स. तो इस टाइप का आपको वो नोटिस भेजेगा. ये रूटीन बिजनेस ऑडिट है या रूटीन टैक्स ऑडिट बाय द टैक्स अथॉरिटीज़ है. ये इसलिए नहीं है कि उनको कुछ शक आ रहा है या डाउट आ रहा है, नो नथिंग लाइक दैट. उनको जो डाउट आ रहा है या उनको कुछ लग रहा है कि यहाँ पे फ्रॉड हो सकता है, स्क्रूटिनी चल रही है, वो स्पेशल ऑडिट है, वो 66 वाला ऑडिट है. हाँ, तो यहाँ पे जो ऑडिट है, ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटीज अंडर सेक्शन 65, सो कमिश्नर और एनी प्रॉपर ऑफिसर कैन अंडरटेक द ऑडिट. आपके यहाँ आके वो बैठेंगे और ऑडिट करेंगे. एंड ऑफकोर्स आएंगे तो उन्होंने नोटिस देना चाहिए, ऐसे नहीं आ सकते ना. आपको लगता है ऐसे आएंगे, आज आ गए तुरंत ऑफिस में आ गए, नॉक नॉक, चलो वी आर हियर फॉर ऑडिट, चलो बुक्स निकालो. Can they do that? No. The laws that we make in India are always such that हम दूसरे के व्यू पॉइंट से सोचते हैं, उनको टाइम देते हैं, उनको एक बार अपनी बात रखने का मौका देते हैं. सो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड. सो आवर एक्ट्स आर ऑल लाइक दैट. सो व्हाट वी डू इज द ऑफिसर इफ ही हैज़ पिक्ड अप रैंडम बेसिस पे, अगर आपका केस पिकअप हुआ है ऑडिट के लिए तो आपको एक नोटिस भेजा जाना चाहिए एटलीस्ट 15 डेज इन एडवांस. तो आपको बोला जाएगा ठीक है आप प्रिंट आउट निकाल के रखो, फलाना रेडी करके रखो. तो आपने CA से बात करके कि क्या क्या मैंने रेडी रखना चाहिए, क्या क्या नहीं. सो दे विल कम एंड ऑडिट योर वैल्यूज़ करेक्ट है कि नहीं, सप्लाई आपने करेक्टली निकाला है कि नहीं, ITC आप अच्छे से ले रहे हो कि नहीं. तो जैसे नॉर्मल ऑडिट होता है वैसे वो ऑडिट करेंगे, राइट. And they should complete this audit within 3 months time. If required, they feel they can complete it within 6 months time. They feel कि नहीं complete नहीं हो रहा है, कोई issue आ रहा है, somebody is not cooperating there, the audit assessee is not cooperating, then they can request the tax authorities, बोल सकती है कमिश्नर को रिक्वेस्ट करके कि प्लीज़ हमें थोड़ा सा एक्सटेंशन दे दो. ठीक है, हाँ चलो. तो ऑडिट बाय डिपार्टमेंट, तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखो इट इज़ अ रूटीन
audit by tax department. There's nothing to worry about it. Okay, so it's a routine audit by the tax officers. Yes, so कौन कर सकता है? Either the commissioner या पीओ बोलते हैं जीएसटी में, वहां पे एओ बोलते हैं, इनकम टैक्स में हम क्या बोलते हैं? एओ, असेसिंग ऑफिसर, यहाँ पे पीओ बोलते हैं, प्रॉपर ऑफिसर. ओके, पीओ, कमिश्नर और पीओ. पीओ का फुल फॉर्म इज प्रॉपर ऑफिसर में अंडरटेक ऑडिट. जस्ट लाइक दैट, इंटर से रिलेटेड ही है, बट जीएसटी के कॉन्सेप्ट तो नहीं चेंज होती है. सो ऑन माई चैनल ऑल्सो, इफ यू सब्सक्राइब टू इट, जीएसटी के मैंने रिविजन लेक्चर्स दिए विथ नाइस फ्लो चार्ट्स आई हैव डन. तो अगर आपको लगता है कि यार कभी भी कि मुझे बेसिक कॉन्सेप्ट एक बार देखनी है जस्ट फॉर योर थिंग, या ऑफिस में कुछ करते वक्त, सो आई थिंक आई हैव डन. सप्लाई किया है मैंने, आरसीएम किया, आरसीएम नहीं किया, आरसीएम मेरा एक ओल्ड है, वहाँ पे अमेंडमेंट नहीं था इसलिए मैंने नहीं किया, बट आई हैव टेकन सप्लाई, आई हैव डन value of supply, I have done time of supply, I think so, I must have done time of supply, but I've done eco supply, introduction, charge, composition scheme जिसमें बहुत बार हमको यूज़ करना पड़ता है. हाँ, तो composition scheme, ऐसे कुछ important points हैं. मैंने 2 lectures है, तो आप अगर देखना चाहते हो तो you can see a nice flow chart बना के हमने किया हुआ है. So it's fun doing that. Yes. One of a client received GST notice of 1718. Authority took 2 months for audit. Every day new documents they asked for. Yes, that is always going to happen. But 2 months ना, उनको 3 months का time दिया है. So they have been given 3 months time. So yes, Kushal is saying one of our client got a notice and the authority took 2 months. Yes, होता है. Many of our clients also got the notice. But you have to go with it, deal with it. Okay. The registered person should be informed at least 15 days prior. Yes, so at least 15 days prior to conduct for audit. And the authorities should complete the audit within 3 months. ये नोट्स में कवर्ड है हर्षद सर के, बट आई थॉट ऐसा थेरोटिकली पूरा पढ़ने से अच्छा है चार्ट बना लो. आपके लिए भी नोटबुक में चार्ट रेडी है, तो रिवाइज करने के लिए फिर आसान हो जाता है. ऐसे हमने जीएसटी में तो मैं बहुत चार्ट्स बनवा के देती हूँ बच्चों को, क्लास में ही हम करते हैं. So registered person should be informed at least 15 days prior. Authorities should complete the audit within 3 months. May extend the period to 6 months. Of course, कोई भी ऑडिटर भी कुछ अलग रिपोर्ट करे, गिव योर रीजंस. कमिश्नर, यू वांट टू एक्सटेंड, रिकॉर्ड योर रीजंस. ऑन रिकॉर्ड होना चाहिए कि ऐसा ऐसा हुआ इस सिचुएशन, इसलिए हम एक्सटेंशन कर रहे हैं. आपकी मन मर्जी नहीं चलेगी, हाँ, नहीं तो आप असेसी को हैरेस करोगे, इसलिए आपको रीजंस इन रिकॉर्डिंग देना पड़ता है. इसीलिए हमेशा बोला जाता है अगर असिस्टेंट कमिश्नर है तो ही मस्ट टेक परमिशन फ्रॉम द कमिश्नर. ए असिस्टेंट कमिश्नर का आपके साथ कुछ खुन्नस है, पीओ का आपके साथ कुछ खुन्नस है असेसी के साथ, हाँ, हैरेसमेंट कर रहा है. तो अभी तो ऑफकोर्स ये बहुत कम हो जाता है, गाइज, बिकॉज एवरीथिंग नो इंटरफेस ना. अभी असेसमेंट्स तो हम लोग ऑफिस में कर रहे हैं विदाउट दीज आर फेसलेस असेसमेंट्स. वी आर डूइंग टोटली फेसलेस असेसमेंट्स नाउ इन ऑफिसेज, राइट? यस. मे एक्सटेंड द पीरियड टू 6 months by commissioner after recording the reasons in writing. Are you writing? Recording the reasons in writing. चलो, आफ्टर रिकॉर्डिंग द रीजंस इन राइटिंग. डन है क्या?
Done? Then I'll tell you special audit. Hey, are you all done writing? See? Yes, everywhere they're going to come with faceless schemes now. They have to. That's the only way of reducing corruption. रिफंड के केसेस देखो ना, अभी एसबीआई को आउटसोर्स कर दिया इनकम टैक्स ने, रिफंड आ जाता है। अभी ऑफकोर्स इस बार रिफंड के प्रोसेसिंग में भी लेट हो रहा है। मेरा खुद का रिफंड अटका है, एक क्लाइंट का अटका है, बीच में एक क्लाइंट को अभी आया तो इसी अच्छा ही अभी इतना लास्ट ईयर का रिटर्न अभी रिफंड अभी आ रहा है। इस बार थोड़ा सा प्रोसेसिंग में डिले हो गया, नहीं तो नहीं होता है प्रोसेसिंग में डिले, रिफंड तुरंत प्रोसेस होके इशू हो जाता है। हाँ, तो ये एसबीआई को आउटसोर्स किया। पहले क्या होता था, ऑफिसर के पास जाओ, क्लाइंट का रिफंड दो, उनका कमीशन ब्राइब फिक्स्ड होता था 5%, 10% वो लेते थे कैश, फिर चेक देते थे, और फिर हमारा चेक क्लाइंट को जाता था, फिर उनको रिफंड मिलता और फिर उनको पैसे मिलते थे। सो देन देव आउटसोर्स दिस वर्क टू एसबीआई। सो तुरंत वहाँ पे जितना आप फिजिकल इंटरफेस कम करोगे तो ब्राइब कम होता है, तो ये अच्छी बात होती है ना। चलो आगे, ग्रेट, आगे जाएंगे। स्पेशल ऑडिट, चलो, expert services availed. Now AO not below the rank of officer, not below the rank of AC. AC is assistant commissioner. Okay, so AO, not AO, AC, assistant commissioner. Assistant commissioner has reasons that it is in the benefit of the department, in the revenue, we say in the interest of the revenue. Revenue is the department, no. AC has reasons, uh, that, no, one minute. AC has reasons considering the complexity, considering the nature and complexity. Theory है रे, for me DT is like this subject ना, क्या बोलते हैं अपन, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया, क्वेश्चन किया, कॉन्सेप्ट पढ़ाया, क्वेश्चन किया। AC has reasons considering the nature and complexity of the business. So they can take expert services, हमारी services है ना, expert services of a CA and cost accountant. Yes, so they can tell them this generally would happen, when they are doing scrutiny. Generally the AC or the proper officer is, doing scrutiny, और his investigation is going on, या उसकी कुछ proceedings चल रही है, और तब उसको लगता है नहीं यार ये बीच में, जैसे अगर हर्षद मेहता का स्कैम है, सीबीआई कर रही है या कोई और पहले देख रहा है, उसके बाद उनको लगता है यार यहाँ पे डीप में जा रहे टैक्स है, फिर और डिपार्टमेंट है, फिर सेबी है, तो हर एक की एक एक टीम है, तो हर एक को ऑडिट करवाना है, तो देन दे कैन एडवाइज, दे कैन अपॉइंट अ सीए एंड द सीए हैज टू गिव द आई थिंक ऑडिट रिपोर्ट इन 90 days. सो अगेन 90 days मतलब 3 months का ही टाइम हो गया ना लगभग। तो यस, सो लाइक यू मे फील, एग्जाम्पल है इसका, ITC इज इनकरेक्ट, और यू फील वैल्यू इज नॉट करेक्टली क्लेम्ड, आपने सप्लाई की वैल्यू करेक्टली नहीं दिखाई, वैल्यू नॉट करेक्टली क्लेम्ड, तो आप ऑडिटर को अपॉइंट करो। पैसे आपको ही देने पड़ेंगे, डिपार्टमेंट को, हाँ डिपार्टमेंट को देने पड़ेंगे यहाँ पे। देन CA टू सबमिट रिपोर्ट विद इन 90 days। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस है तो प्लस मोर 90 days एक्सटेंशन, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस है तो हो सकता है। एंड कमिश्नर शैल पे ऑडिटर्स रेम्यूनरेशन। डन, यस, डन क्या?
डन, फिनिश राइटिंग. सो दिस इज ऑडिट्स अंडर जीएसटी. तो इवन इफ यू से कि ऑडिट स्क्रैप हो गए जीएसटी के, तो ये टर्नओवर वाला 9C वाला सिर्फ स्क्रैप हुआ है कि वहाँ पे सीए नहीं करेगा. तो 65, 66 ये तो ऑडिट्स है ही. डिपार्टमेंट ऑडिट करने आ सकता है या डिपार्टमेंट ऑडिटर को अपॉइंट कर सकता है. कोई स्पेशल केस में उनको लगा कि नहीं कुछ झोल झाल है तो कर लो, दैट टाइप्स. ओके, येस. देन ऑफ कोर्स जीएसटी ऑडिट करते वक्त आपको क्या क्या स्टेप्स रखनी चाहिए, ऐसे नोट्स में एक पार्ट है. एंड ऑफ कोर्स लाइक इफ आई एम डूइंग जीएसटी ऑडिटर, आई एम अ जीएसटी ऑडिटर बट आई एम नॉट अ टैक्स ऑडिटर और आई एम नॉट अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर. सो यू नो आई विल ऑलवेज हैव दिस क्यूरियोसिटी, यार ऑडिट हो गया आपका स्टैट्यूटरी ऑडिट, उसका एक रिपोर्ट दे दो. टैक्स ऑडिट दे दो. इट हेल्प्स, आई कैन एनालाइज एनी क्वालिफिकेशन वॉज देयर. इंटरनल कंट्रोल कैसा है, तो इंटरनल कंट्रोल के क्वेश्चनर आप बना सकते हो कि व्हाट इज़ द सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल कैसे होता है. फिर आप उनका रेशियो एनालिसिस कर सकते हो. सो ऑल फ्यू थिंग्स. सॉफ्टवेयर, जीएसटी का सॉफ्टवेयर आपने देखना चाहिए कि किस टाइप का सॉफ्टवेयर है, क्या सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है. यू मस्ट गो थ्रू द क्वालिफिकेशंस इफ एनी. यू मस्ट गो थ्रू द स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट्स, द टैक्स ऑडिट रिपोर्ट्स, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, उनका एक क्वेश्चनर आपने बनाना चाहिए, वो करवा के लेना चाहिए. जीएसटी सॉफ्टवेयर होने चाहिए, एनालिसिस होना चाहिए, स्टॉक रेशियो एनालिसिस आपने करना चाहिए. येस, तो इससे आपको बहुत हेल्प होता है. यू गेट लॉट ऑफ हिंट्स, यू नो, दैट इज एवरीथिंग गोइंग स्मूथली और इज देयर सम इशू दैट इज देयर एंड दैट नीड्स टू बी रिपोर्टेड. सो यू नो यहाँ पे नोट्स में आई जस्ट कम टू दैट. चैप्टर 8 जीएसटी ऑडिट, नहीं क्या बोलते हैं, ट्रस्ट का ऑडिट में कराती हूँ, बट पहले ये खत्म करती हूँ. ट्रस्ट के ऑडिट पे 5-10 मिनट लगेंगे और मैं क्वेश्चन बैंक्स पे डिस्कस करूँगी आपके साथ. या सो सी आई हैव कवर्ड दिस. बहुत मैंने हर पार्ट कवर कर दिया है. देर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑडिट. सो सी देर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑडिट्स. आई हैव कवर्ड इट विथ यू. अगर आप नोटबुक नंबरिंग करते हो तो यहाँ पे तुरंत आपने पेज नंबर रेफर करना चाहिए, या आपने लूज पेपर पे लिखा तो इधर स्टेपल कर देना चाहिए. या सीए इज नॉट डिफिकल्ट गाइज, इट्स सुपर वास्ट. सो या प्लानिंग हैज़ टू बी प्रॉपर, टाइम टेबल बनना चाहिए. यू शुड नो एक दिन पहले क्या क्या रिवाइज करना है. कहीं और लिख दिया, वहाँ लिख दिया, फिर ढूंढते बैठते हो, ऐसा नहीं. बी सिस्टमैटिक. ओके, so 3 types of audits. One is accounts ki audits, this is section 35(5). You have audit by tax authorities, this is section 65. Special audit, this is section 66. Then they have said audit of accounts, the same thing, that 9C का reconciliation. मैंने हर point आपको cover करके दे दिया है. हाँ, of course yes, if you are having multiple branches, turnover, all branches are there. ऑफ कोर्स एटीओ आपको सारी ब्रांचेस का देखना है, ये तो हमें पता ही है. हम पैन बेस्ड ऑल ओवर इंडिया टर्नओवर लेते हैं एटीओ के लिए. येस, देन यू कुड हैव ब्रांचेस कुड हैव डिफरेंट ऑडिटर्स, और ब्रांचेस कैन आइदर हैव वन डेडिकेटेड ऑडिटर. तो अलग अलग ब्रांचेस है तो एक ऑडिटर भी हो सकता है, या आपको लगता है कि अलग ब्रांचेस है आपको अलग ऑडिटर रखना है तो आप सेपरेट ऑडिटर्स भी रख सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. हाँ, नाउ व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट, योर एटीओ इज 6 करोड़. आपकी 6 ब्रांचेस है, उसमें से ब्रांच 1 का टर्नओवर 90 लाख है. क्या इसका भी ऑडिट होना चाहिए? यस, यस, इट इज कंपल्सरी. हम ब्रांच के टर्नओवर की नहीं बात करें मैम, लेकिन टर्नओवर का क्राइटेरिया 5 करोड़ था ना मैम, ब्रांच 1 का टर्नओवर 90 लाख है ना यार. अरे ऐसा नहीं है ना, एटीओ का क्राइटेरिया है. एटीओ ब्रांच वाइज नहीं होता है, एटीओ फॉर ऑल ब्रांचेस पैन बेस्ड ऑल ओवर इंडिया टर्नओवर लिया जाता है. सो ब्रांच 1 का भले इंडिविजुअली टर्नओवर 5 करोड़ के नीचे हो, फिर भी इसका ऑडिट करना पड़ेगा. रादर आपको सारी ब्रांचेस का ऑडिट करना पड़ेगा. सो ऑल ब्रांचेस हैव टू बी ऑडिटेड irrespective of their individual turnover. All branches will have to be audited irrespective of their individual turnover. समझे? Give me a thumbs up. So branch 1 का ऑडिट, yes, because ऑडिट का क्राइटेरिया एटीओ है and not the audit of individual branch. यार come on. Yes, पैन वाइज लेते हैं हम लोग. रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट 9C मैंने डिस्कस किया. ऑडिट अंडर 65 सेम थिंग. स्पेशल ऑडिट अंडर 66 सेम. देव सेड 65 में आप नोटिस दे दो 15 दिनों की, फिर आप 3 महीने में कंप्लीट करो, उसको आप और 6 महीने तक एक्सटेंड कर सकते हो. तो मैंने जो है आपको सब कुछ वो टेबल में चार्ट में सारे पॉइंट्स कवर किए, सो दैट यू नो आई डोंट मिस आउट ऑन एनी पॉइंट. क्या होता है मुझे पता है पॉइंट्स, लेकिन बताते वक्त छूट गया तो
आई कांट टेक अ रिस्क. सो व्हाट आई वुड डू, आई वुड हैव माई नोट्स रेडी कि हाँ इतना इतना मुझे कवर करना है. आई शुड सी दैट नथिंग इज लेफ्ट आउट, नथिंग शुड बी स्किप्ड. ओके. हाँ, स्पेशल ऑडिट अंडर 66 ये भी करवा दिया कि कब करना है. यू कैन टेक सर्विसेज ऑफ एक्सपर्ट लाइक अ सीए और कॉस्ट अकाउंटेंट. वैल्यू नॉट करेक्टली, क्रेडिट आपने नॉर्मल लिमिट्स के बाहर है, आपने ज़्यादा ले लिया है, कब तक आपको सबमिट करना है, 90 डेज में. यू कैन आस्क फॉर 90 डेज का एक्सटेंशन. तो ये सब दे दिया. इसके एक्सपेंसेस विल बी बोर्न बाय द कमिश्नर. हाँ, एंड ऑडिटर क्या क्या ऑथोराइज करेगा, ऑफकोर्स वो बुक्स देखेगा, रिटर्न्स, टर्नओवर देखेगा, ये सब तो वो करेगा ये ऑडिट करते वक्त. नाउ गॉट इट. तो ये मैंने 3 ऑडिट्स तो कवर कर लिए. दिस इज अ टोटली डिफरेंट पार्ट. सम ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस टू अडॉप्ट while doing GST ऑडिट, ये जो मैंने मेंशन किया. देखो, स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट देखो, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट है क्या, इंटरनल कंट्रोल क्या है, लुक एट द सॉफ्टवेयर, स्टडी दैट सॉफ्टवेयर, सी इज देयर अ प्रॉब्लम विद द सॉफ्टवेयर. एक सैम्पल देखो, एक टेस्ट चेक करके देखो, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट का रिपोर्ट देखो, स्टैट्यूटरी ऑडिटर का रिपोर्ट देखो. राइट. इज द फॉर्म नंबर कुशल, इज द फॉर्म नंबर. Assistant Commissioner will give you a notice. An Assistant Commissioner who nurses an opinion on the two. Now just see circumstances for notice. So you're going to give a notice. That notice is to be given under this form GST ADT 03. Come on कुशल, कोई पूछने वाला है क्या तेरे को? फॉर्म नंबर कोई पूछेगा? कैसे याद रखेंगे? अलग अलग फॉर्म है. हाँ, तो he will send a form. He will ask कि बाबा CA you are appointed to do audit of this person. Are you willing? He will say yes I am willing. तो उसका फॉर्म नंबर है. सीए का फॉर्म इज इन जीएसटी, जीएसटी एडीटी, ऑडिट से एडीटी उन्होंने निकाला होगा, एडीटी 04. कहाँ फॉर्म नंबर याद रखोगे? समझे क्या? सी आ गया. जीएसटी फॉर्म नंबर एडीटी 04. दिस इज द फॉर्मेट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट. नो, यस. रिकंसिलिएशन ऑफ द बुक्स एंड द रिपोर्ट्स फ्रॉम ईआरपी रिव्यू करना चाहिए आपने. ट्रायल बैलेंस निकालना चाहिए. परचेजेस का एक बार रिव्यू करो. क्वांटिटेटिव रेशियो एनालिसिस, स्टॉक quantitative details, ratio analysis as an auditor is very important. They give you a lot of hints. You get to know a lot of things looking at the analysis of the quantitative details as well as the analysis of ratio. Okay, फिर ये फॉर्मेट है. दिस इज डन, दैट्स इट. तो ये नोट्स में से सारा कवर हो गया है. अब मैं एक बार ट्रस्ट का ऑडिट कराती हूँ और फिर मैं क्वेश्चन बैंक डिस्कस करूँगी. आपको एक क्वेश्चन बैंक में भी क्वेश्चन था कि ऑडिट प्रोग्राम बनाना है ट्रस्ट के लिए. ट्रस्ट के लिए गाइस द ऑडिट प्रोग्राम इज गोइंग टू बी सेम. जैसे हम बाकी का ऑडिट करते हैं वैसे ही परचेजेस का ऑडिट करेंगे, इनकम का करेंगे, ट्रस्ट के ऑब्जेक्ट्स आपको देखने पड़ेंगे. इज द मनी स्पेंट ओनली ऑन द ऑब्जेक्ट्स? यू नो ट्रस्ट इज नॉट हियर टू क्रिएट मनी ऑफ मेक वेल्थ जनरेशन, वेल्थ क्रिएशन के लिए नहीं है. हम लोग पैसे खर्च करने के लिए, चैरिटी करना है. तो चैरिटी करना है तो खर्च करो. तो यू नो, सो हैव यू स्पेंड द मनी ऑन द ऑब्जेक्ट्स फॉर विच द ट्रस्ट हैज बीन फॉर्म्ड एंड ऑल दैट स्टफ. Yes, so you can write here question number 11. Thank you, Kushal. Yes, so question number 11 of your question bank says, question number 11 of your question bank says कि कौन से if you are going to be an auditor of a trust, write a audit program. So यहाँ पे जो ट्रस्ट से रिलेटेड है, एक ही चीज़ अलग होती है कि एक तो रेजोल्यूशन तो होता ही आपको लेना है, प्लस आपको एक लिस्ट ऑफ रिलेटेड पर्सन अंडर सेक्शन 13 लेना पड़ता है. हाँ, बिकॉज इन रिलेटेड पर्सन के साथ कुछ ट्रांजैक्शन है क्या, उसका रिपोर्टिंग करना पड़ेगा. ये रिलेटेड पर्सन के साथ कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं तो उसको आपको रिपोर्ट करना पड़ता है. सो ट्रस्ट के लिए आप क्या करोगे? यू विल गेट एग्जम्पशन ऑफ द ट्रस्ट इज देयर अंडर सेक्शन 11 एंड सेक्शन 12 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट. येस, ऑफकोर्स इफ दे आर, ये एग्जम्पशन को एक्सक्लूड विदाउट गिविंग इम्पैक्ट टू दिस एग्जम्पशन. If their income exceeds BEL, basic exemption limit,
देन उनको ऑडिट करवाने और रिटर्न भरना ज़रूरी होता है. देयर ऑडिट इज़ इन फॉर्म 10B एंड दे हैव टू सबमिट देयर रिटर्न्स. प्रिलिमिनरी यू हैव टू ऑब्टेन अ रेजोल्यूशन. ट्रस्ट ने अगर रेजोल्यूशन पास किया रहेगा अपॉइंटिंग यू एज द ऑडिटर, सो यू मस्ट हैव अ कॉपी ऑफ दैट रेजोल्यूशन. देन यू मस्ट हैव अ लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट. यू नो वी फील प्रैक्टिकली कभी कभी हम इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते. ऐसे ही आ गया ट्रस्ट है, आपको ऑडिटर है, हाँ हाँ ठीक है मैं करता हूँ. जब डिस्प्यूट्स होते हैं ना तो ये सारी चीज़ें तब मैटर करती है. सो इट्स बेस्ट दैट यू फॉलो ऑल दीज थिंग्स. सो इट इज़ बेस्ट प्रैक्टिस टू फॉलो ऑल ऑफ दिस. ओके, so obtain a resolution, then there's a letter of appointment. You have to obtain opening balances. ये सब रूटीन वाला ऑडिट वाला पार्ट है, राइट. अकाउंटिंग कैसे है, इंटरनल कंट्रोल के बारे में, ट्रस्ट डीड का कॉपी होना चाहिए ऑफ कोर्स, सो दैट यू नो व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स वगैरह वगैरह. क्वेश्चन 10 नहीं बोल रहा है क्या, तो 11 बोल रहा है. हाँ 11 ही बोला है मैंने भी. हाँ, रूटीन चेकिंग, कम ऑन, दिस इज ऑल रूटीन. इनकम, एक्सपेंसेस, टीबी, द स्कोप, आपका ट्रांजैक्शन जो भी ट्रस्ट के खर्चे हुए वो ऑब्जेक्ट डीड में है या नहीं, ट्रस्ट डीड में उनके ऑब्जेक्टिव्स में लिखे है या नहीं. सो चेक द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उनका अकाउंटिंग, बैलेंस शीट, P&L, गेट इट ऑथेंटिकेटेड साइन बाय द ट्रस्टीज ऑल्सो. क्या अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो किए, क्या असेट्स को सही तरीके से बुक्स में कैपिटलाइज किया है, क्या डेप्रिसिएशन लिया है, लायबिलिटीज. यू नो एज अ ट्रस्ट यू आर सपोज टू डू इन्वेस्टमेंट ओनली इन पर्टिकुलर मोड स्पेसिफाइड इन सेक्शन 11(5). ये ट्रस्ट मतलब सेक्शंस है, तो क्या आपने इन्वेस्टमेंट सही तरीके से किया एज अ ट्रस्ट. आई कांट गो एंड, क्या हो गया, क्यों नहीं ऑन हुआ है, बैटरी लो है. 1 मिनट, आई जस्ट स्विच ऑन माई चार्जर. चार्जर कहाँ गया, why it's not on. वन सेकेंड ना, आई हैव टू प्लग्ड इन, क्यों नहीं चार्जिंग हो रहा है. एक सेकेंड ना गाइस. One second, I'll be back in a minute. हो ओके चलो स्टार्ट हो गया. आई थिंक द प्लग वॉज प्लग्ड इन, लूज था कनेक्शन, बट हो गया. चलो चलो लेट्स कंटिन्यू. राइट, तो कुछ आउटस्टैंडिंग ड्यूज वगैरह. हाँ एनेक्स ना, दिस इज डिफरेंट हियर. Certified list of persons under 13C. These are related persons. So you must obtain the list of related persons for a trust. You must submit it in form 10B, and you must take whatever information is required for 10B from the trustees. You must verify it for yourself, and then you must submit the audit report. Is that clear? ये 35D और 35E के हैं, और फिर टैक्स ऑडिट है. तो यहाँ से मैंने आगे कंटिन्यू कर दिया है, राइट. तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ, कौन सा आपका क्वेश्चन बैंक खोलेंगे अपन. तो आज का मेरा टारगेट यही था, ये किया, ट्रस्ट को ऑडिट किया, ये भी हो गया है. ओके, एलिजिबिलिटी आई डिस्कस्ड, यस. सो आई एम कमिंग टू क्वेश्चन बैंक. सो यस, टेक्निकली व्हाटएवर नोट्स वर गिवन टू मी, द चैप्टर जो मुझे दिया गया था,
आई हैव completed it from whatever notes are here with me. अब मैं क्वेश्चन बैंक आपके साथ डिस्कस करूँगी. काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने कर लिए, बट मुझे एक हाथ दो लग रहा है कि मैंने करना चाहिए, तो मैं उतना कर लेती हूँ. ठीक है, चलो रेडी है ना? फिर जल्दी भी हो जाएगा. जितना भी टाइम अपने को ये करने के लिए लगेगा बस उतना ही है अभी. क्वेश्चन बैंक चैप्टर 12. ओके, yeah, question 1 you can just have a look at. I'll not discuss all. Some that are relevant relating to this I'll definitely discuss. Acha, question 3 is also relating to accounting ratios. 3 and 7 are relating to accounting ratios. तो क्वेश्चन 3 और 7 दोनों अकाउंटिंग रेशियोज से रिलेवेंट है. तो आप ऊपर कहीं पे नोटिंग कर सकते हो, या आपके जो क्लॉजेज है, अकाउंटिंग रेशियो वाला जो क्लॉज है, आप वहाँ पे जाके रेफरेंस दे सकते हो कि क्वेश्चन 3 और जहाँ पे कल हमने क्वेश्चन 7 रेफर किया था, तो क्वेश्चन 3 भी है भाई, और क्वेश्चन क्या है, और 7 भी है, जो किस पे है बच्चा? रेशियोज पे है. ओके, सो बोथ ऑफ दिस इज ऑन रेशियोज. ओके, आगे. यस, वन आई जस्ट रीड आउट. यू कैन रीड इट इन डिटेल. मैं आपको एक क्रक्स उसका बता देती हूँ, ध्यान से सुनिए यहाँ पे. सबसे इंपॉर्टेंट, स्टेट विथ रीजंस, ये मैंने लेक्चर 1 में डिस्कस किया था. आई डिस्कस दिस क्वेश्चन दैट टाइम. वेदर एन ऑडिटर कंडक्टिंग टैक्स ऑडिट सर्टिफाइज और रिपोर्ट्स. फर्स्ट तो अंडरस्टैंड, सर्टिफाइज का मतलब होता है ट्रू एंड करेक्ट. यू आर वेरीफाइंग द फैक्ट्स. सर्टिफाइंग का मतलब होता है यू आर वेरीफाइंग फैक्ट्स, means you are verifying the facts. And report का मतलब होता है you are giving, generally I would say true and fair, and it would be opinion. So tax audit report का 3CD major part is certifying. Very few clauses, some clauses I need to give my opinion, and then I can say I could be reporting in some clauses, but major clauses I certify. I say true and correct. Okay, so if you read it in detail, yes, 3CD major part is certifying. Some parts, some clauses are, you know, I have to express my opinion, and then I can say it could be reporting, but majorly it is certifying. I gave you the difference between 3CB, 3CD in my lecture 1. That is why I gave you that. Okay? Yes, तो नोट कर लीजिए आप ये बात. डन? गिव मी अ थम्स अप यार, बीच बीच में एक थम्स अप दिया करो. हाँ, सो आई अंडरस्टैंड, सब ठीक चल रहा है, आपको समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? थम्स अप दो बोल रही हो तो क्या कर रहे हो तुम लोग? ओके, आ गया, एक थम्स अप तो आ गया. चलो आगे. क्वेश्चन 2 इज अबाउट क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन. क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन में आपने मेथड चेंज किया है, सो दैट इज व्हाट इज गिवन, एंड उसका इम्पैक्ट, सो यू हैव टू रिपोर्ट दैट. क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन के बेसिस पे, ये क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन के बेसिस पे है. सो आपको कौन सा मेथड ऑफ अकाउंटिंग, कौन सा मेथड ऑफ वैल्यूएशन आपने यूज़ किया है? ऑफ कोर्स कहीं कहीं चेंजेस है, अमेंडमेंट्स है. लाइक ये जो क्वेश्चंस है, लाइक अभी भी कहीं 1 करोड़ का टर्नओवर का क्राइटेरिया 5 करोड़ का नहीं है, तो ये क्वेश्चन जिस जिस अटेम्प्ट में आए हैं उससे रिलेटेड ही आंसर्स है. दैट इज़ ओके, इट वोंट मैटर मच. मैंने देखा, इट इज़ ओके, इतना आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा. तो यहाँ हम क्या रिपोर्ट करते हैं? अगर कुछ डिविएशन है, आपने जो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन है वो 145A के हिसाब से करना चाहिए. अगर डिविएशन है तो आपको रिपोर्ट करना चाहिए. If there's any change, you must notify, report it, and also you must quantify the amount that is there. Okay. 3 is on accounting ratios.
मेजरली आई वांटेड टू डिस्कस व्हाट डिफर्ड टैक्स एंड रेवेन्यू रिकॉग्निशन, ये क्यों क्वेश्चन है यहाँ पे? अगेन यस, राइट अ शॉर्ट नोट। क्वेश्चन 5 देखो, मेथड ऑफ अकाउंटिंग, व्हाट डू यू नो अबाउट मेथड ऑफ अकाउंटिंग? कमान, किसी को रिकॉल हो रहा है मेथड ऑफ अकाउंटिंग कहाँ दिया है? सेक्शन 145(1) of the Income Tax Act says that you are allowed to follow either cash system or mercantile for PGBP or IOS. You are supposed to follow either cash or mercantile for PGBP or IOS. Are you allowed to follow hybrid? No, you're not allowed to follow hybrid. Whatever method you're following, the assessee must follow it consistently. As an auditor, I must report the method of accounting followed by the assessee in my audit report, and also I must compare it with a preceding year. So I have to compare it with the preceding year. Ratio भी preceding year का है, closing stock भी preceding year का दिया है, और method of accounting compared to preceding year. बिजनेस में कोई चेंज है क्या, पार्टनर्स में कोई चेंज है क्या कंपेयर टू प्रिसीडिंग ईयर? सो दीज चेंजेस यू हैव टू रिपोर्ट एज एन ऑडिटर इन योर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, राइट? सो प्रिसीडिंग ईयर के हिसाब से आपको देना है, एंड हाइब्रिड सिस्टम इज नॉट परमिटेड, तो ये बता दिया. What are the steps for audit under state level value added tax? Is it still there in your module? I really don't know. So you know, of course you must have knowledge of the business. VAT audit तो अभी ज़्यादा है ही नहीं, हम लोग सिर्फ लिकर है उसके लिए करते हैं. तो if my restaurant, if the client who's you know into restaurant business, तो I am doing liquor sell हो रहा है, तो I am doing VAT audit there. Otherwise there is no VAT audit. नोट पेट्रोल पंप के लिए था, बट अभी एक नोटिफिकेशन आया महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, तो आया है, एम वैट है. वैट इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, तो हर स्टेट का अलग होता है, राइट? देन आई वांट टू डू विच क्वेश्चन, आई टेल यू. 7 इज अकाउंटिंग नोट ऑन अकाउंटिंग रेशियोज, कल बता दिया मैंने. 7th is accounting ratio, 3 is also accounting ratio. तो that means it looks you must learn which ratios are required. आपको लर्न करके जाना है. हाँ, इवन क्वांटिटेटिव डिटेल्स, एक क्वेश्चन पूछा है कि क्या क्वांटिटेटिव डिटेल्स आर आज फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग. तो मैन्युफैक्चरिंग में क्या होगा, आप रॉ मटेरियल खरीदोगे तो रॉ मटेरियल का आपको देना है, ओपनिंग रॉ मटेरियल, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, ईल्ड देना पड़ेगा, फिर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, एंड देन यू विल ऑल्सो हैव टू गिव क्वांटिटेटिव डिटेल्स ऑफ फिनिश गुड्स. फिनिश गुड्स परचेज भी हो सकता है, फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर्ड भी होगा. हाँ, तो मैन्युफैक्चरर है तो क्या अकाउंटिंग रेशियोज है, सॉरी क्या क्वांटिटेटिव डिटेल्स है, कौन से रेशियोज है, तो ये लर्न करके जाना है आपको. ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस आए हुए हैं ना. You can just read this. What do you mean by audit of indirect taxes? So you could read this definitely. Areas of concerns in audit of indirect taxes again. ये सब कुछ ओल्ड है, सर्विस टैक्स, सेंट्रल एक्साइज नहीं. सो एरियाज ऑफ कंसर्न इज जीएसटी ऑडिट से ही ज़्यादा करके है. या शॉर्टेज, कमल, यस शॉर्टेज होगा तो आपने रिपोर्ट करना है, एक्सेस या शॉर्टेज होगा तो रिपोर्ट करना है. क्वांटिटेटिव वाला पॉइंट उसने बोला, यस. क्वेश्चन 10 हमने कर दिया. कैन यू रिवाइज एन ऑडिट रिपोर्ट? सो दैट्स क्वेश्चन 10. ईयर इज 11 जो मैंने डिस्कस कर लिया. मेक अ ऑडिट प्रोग्राम फॉर अ ट्रस्ट. मस्त, काफ़ी क्वेश्चंस हो गए आपने. मेक अ ऑडिट प्रोग्राम फॉर अ ट्रस्ट, ओके ना. मेन मुझे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पे आना है, एक कॉन्सेप्ट है जो मुझे आपके साथ करना है. जे भी आपको क्यों है, मिनिमम मैथ यहाँ पे क्यों दिया है? 13 मैंने डिस्कस कर दिया, प्रिंटिंग प्रेस कि उनकी क्वांटिटेटिव डिटेल्स नहीं है. सो 13th इज ऑलरेडी डिस्कस. प्रिंटिंग प्रेस, they are not maintaining stock register. So here I could have to take an opinion. So that is why I can say कि majorly a tax audit report is certifying, but some clauses are definitely reporting. And I was observing, क्योंकि मैंने ICAI का गाइडेंस नोट बहुत पढ़ा हुआ है, मुझे बहुत सिमिलैरिटी लगी गाइडेंस नोट और इनके आंसर्स में. एंड मेनी प्लेसेज यू नो लाइक दे हैव सेड यस द गाइडेंस नोट सेज दिस एंड दैट इज व्हाई यू हैव टू डू. सो अगर आप प्रैक्टिकली जब भी टैक्स ऑडिट करते हो, keep that guidance note in front of you. And ICAI is also, of course, उन्हीं की guidance note है, but as a member we are referring to that, no? So आप notes में भी उन्होंने वही काफ़ी यूज़ किया है. हाँ, यहाँ पे B पार्ट है. Cooperative societies having receipts above 1 crore gets its account audited by a person to do audit under the Cooperative Societies Act, who is not a chartered accountant. Now Cooperative Societies Act के हिसाब से ज़रूरी नहीं है कि जो ऑडिट करे वो CA ही हो, but that is audit under Cooperative Societies Act. Now
State with reasons whether such audit report can be furnished as a tax audit report under 44AB. Nah, 44AB का audit can be done only by a CA. हाँ, तुम्हारा cooperative society का audit which is required under the Cooperative Societies Act, you get it done from whomever you want, बाबा. बट ये नहीं चलेगा यो, यहाँ पे तो ऑडिटर अंडर 44AB इट हैज टू बी डन बाय अकाउंटेंट, एंड अकाउंटेंट इज ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट, नॉट इवन कॉस्ट अकाउंटेंट. लेट मी टेल यू, जीएसटी में है कॉस्ट अकाउंटेंट, बट हियर इट इज ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट एज डिफाइंड अंडर द सी एक्ट 1949. और सी एक्ट बहुत क्लियरली बोलता है कि ये ऐसा सीए होना चाहिए, उसके पास सीओपी होना जरूरी है. ठीक है. नो नो, audit of 44AB only by CA, only by CA. बरोबर. This also I have done, discussed already. Discuss ICDS. ICDS कहाँ दिया है? सेक्शन 145(2) गिव्स पावर्स टू द गवर्नमेंट. ये मैंने नोटबुक में लिखवा के दिया है. गिव्स पावर्स टू गवर्नमेंट टू नोटिफाई ICDS. देयर आर 10 ICDS. अगर आपको 10 ही के 10 नाम याद आ गए तो लिख देना, 10 नहीं याद है तो कुछ तो लिख के आना नाम, है ना. तो ये दैट इज व्हाट सेक्शन 145(2) गवर्नमेंट को एम्पावर करती है कि आप इनकम फिर इसके बारे में आप लिखो. ICDS इज नॉट फॉर writing the books of accounts. ICDS is only for the purpose of computation of income. So ICDS is only for the purpose of computation of income. It is not for computation or accounting or maintenance of books. Books का accounting will be done as per AS, but income computation will be done as per ICDS. And ICDS का reporting adjustments have to be given, and disclosures as per ICDS have to be also reported in the tax audit report. हो गया. टू 2016 का क्वेश्चन है, 15 तो पुराना है. दिस यू कैन डू 16th. मिस्टर आर द टैक्स ऑडिटर फाइंड सम पेमेंट्स inadmissible under section 48(3). अयो 48(3) cash payments. The client contends that cash payments were made since other parties insisted. अयो other parties insisted. हाँ, अदर पार्टीज इंसिस्टेंट का कुछ नहीं बोलने का, एक्ट करने का फॉलो. एक्ट बोलता है 48(3) फॉलो करो और कैश पेमेंट्स इन एक्सेस ऑफ 10,000 मत करो. यस, एंड डिड नॉट हैव बैंक अकाउंट. सॉरी, यू हैव टू जस्ट चेक फॉर रूल 6GD अगर ये एक्सेप्शन में कवर्ड है तो. अगर ये एक्सेप्शन में कवर्ड नहीं है तो एज अ ऑडिटर लेट योर क्लाइंट से वॉट एवर ही वॉन्ट्स टू से. यू हैव टू बी वेरी फर्म दैट येस दिस इज कमिंग अंडर 48(3). सेक्शन ऐसा बोलता है और मुझे ये रिपोर्ट करना पड़ेगा, इसमें कोई चॉइस नहीं है. यस, he has to report. Yes, see that's what I say in conclusion. देखो, cash payments on insistence of other parties on the contention that they do not have bank accounts is not covered under the exceptions. कहीं जो इसके कुछ exceptions है वो रूल 6DD में ही है, बस वही है तो देख लेना. नहीं है तो बाबा तुमको रिपोर्ट करना पड़ेगा. So you have to report. Auditor will have to report. बरोबर. 48(3) पे 1-2 ज़्यादा है. एस्केलेशन क्लॉज में बोलती हूँ. कैन यू क्विकली डू KYN? सॉरी, आई एम सो यूज टू सेइंग KYN in my class. KYN in my class is know your notes. So we do KYC in the class and I do KYN in the class. I'm so used to saying KYN. So my students know when I say KYN, they quickly open my notes and quickly see ये concept कौन से पेज नंबर पे. तो वैसे मैं चाहती हूँ कि आप KYN करें. ये कौन से क्लॉज में एस्केलेशन क्लेम्स कवर्ड है? यू टेल मी द क्लॉज ऑफ द टैक्स ऑडिट रिपोर्ट. आप ही के नोट्स में, हर्षद सर के नोट्स में से आप KYN करेंगे. नो योर नोट्स. It's a very good funda. You must all know your notes very well, and I have KYC questions where I do know your concepts. तो concept based छोटे छोटे questions लेती हूँ मैं. I do KYC and KYN in the class. Okay? हाँ, तो आप KYN करके मुझे बताइए. What is the page number? Where have you seen escalation claims?
इन योर ऑडिट रिपोर्ट। चलो क्लॉज ढूंढ के बताओ, उतना तो हम कर ही सकते हैं। मुझे लगा आज लेक्चर जल्दी खत्म हो जाएगा, बट ठीक है, कोई बात नहीं। आई एम नॉट इन अ हरी टू फिनिश, आई वांट टू डू इट। एक मुझे प्रॉब्लम है मेजरली जो आपके साथ करना है। मुझे तो बहुत मज़ा आया आपके पढ़ाने में। आई होप यू हैव एंजॉयड द लेक्चर। ओके, यू कैन जस्ट गिव मी अ स्मॉल फीडबैक ऑन द टेलीग्राम ग्रुप, और इट्स ओके इवन इफ यू डोंट गिव मी। आपने यहीं पे मुझे बता दिया और इंटरेक्शन से मुझे समझ में आ रहा है, बट आई जस्ट होप यू आर एंजॉइंग द क्लास एंड अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टीचिंग। ओके, इंटर में टैक्स के लेक्चर में मुझे प्रॉब्लम नहीं है। आई बीन टीचिंग फॉर सो मेनी ईयर्स, सो आई नो कौन सी जगह पे बच्चों को क्या डाउट आते हैं, क्या प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देने हैं, कैसे करवाना है, क्या करना है। 16C, ओके, एस्केलेशन क्लॉज, एनी इनकम नॉट रिकॉर्डेड, वही है ना, कैपिटल रिसीट्स नॉट रिकॉर्डेड, वही वाला पॉइंट है ना। तो एस्केलेशन क्लॉज जनरली कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आता है। ये मैंने सेम चीज़ है ना आपको लिखवा के दी है, तो मुझे नहीं पता कितने बच्चे सिंसियरली, तभी पेज नंबर बताओगे। क्लॉज नंबर 16, येस, अमाउंट नॉट क्रेडिटेड टू पीएनएल, बिल्कुल सही। वहाँ पे एनी अदर आइटम ऑफ इनकम, कैपिटल रिसीट है, ये भी हमने किया है। तो एक मिनट, मुझे पेज नंबर बता दोगे क्या? ऑलवेज डू KYN, ओपन बुक एग्जाम टेस्ट करो व्हेन यूर स्टडिंग, हाँ, फॉर द फर्स्ट टाइम एटलीस्ट। जब आप रिवाइज करो एटलीस्ट बुक खोल के प्रोविजन देख के तो प्रॉब्लम टैली होना चाहिए कि नहीं हमारा। ये देखो 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 देखो, यस हियर आई विल हैव दैट। ये देखो सब मैंने लिखवा के दिया है बच्चा, देखो 145 2 ये सब दिया है। ICDS, इफ देयर इज अ डिफरेंस यू हैव टू रिपोर्ट, मैंने 16 देखो एस्केलेशन क्लेम्स भी दिया है मैंने, देखो यहाँ पे। आई डोंट नो हाउ मच यू आर राइटिंग और नो विथ मी। सी, एस्केलेशन क्लेम्स accepted during the year but not recorded in P&L, you have to report it. Auditor should check the method of accounting. Why? Escalation claims में ये एक और important है कि they have to be approved by सामने वाली authority. आपने escalation clause डाल दिया, escalation is increase in the cost. कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में होता है कि ओवर द ईयर्स मेरा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ने वाला है, सीमेंट का प्राइस, सबका प्राइस सेम नहीं रहेगा, सो देयर इज अ एस्केलेशन क्लॉज। तो मैंने सामने वाले को 10% एस्केलेशन करके भेज दिया बिल। अरे उसने तो एक्सेप्ट करना चाहिए ना, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा तो काय का मैं इनकम रिकॉर्ड करूंगी, कौन देने वाला है मुझे, नहीं। तो आई मस्ट बी वेरी सर्टेन दैट द इनकम हैज़ बीन रिकॉर्डेड एंड आई मस्ट ऑल्सो चेक द मेथड ऑफ अकाउंटिंग, बिकॉज अगर आप कैश सिस्टम फॉलो कर रहे हो आई विल रिकॉर्ड इट ओनली व्हेन इट इज रिसीव्ड। हाँ, अगर आप एक्रूअल कर रहे हो तो सामने वाले का मेल आ गया कि यस यस वी आर गोइंग टू अग्रीड, वी एक्सेप्ट योर एस्केलेशन क्लेम, दैट मीन्स इट इज accrued, then you will have to record in that year. Yes, so then auditor has to check, यहाँ पे उसको ओपिनियन देखना पड़ेगा। तो यही सारी चीज़ें जो मैंने एक्सप्लेन करी है यहाँ पे आप लिखो। आई डोंट नो, आई जस्ट होप यू हैव बीन राइटिंग इट विथ मी। सो दिस इज एस्केलेशन क्लॉज जो है फॉर्म 16 में जो है, यहाँ पे आप लिख सकते हो। रेफर क्वेश्चन नंबर क्या है अभी है, इस पे है रेफर क्वेश्चन नंबर। आज की तारीख में बोलोगे क्या? 20 तो हमने कर लिया, देखो कैपिटल रिसीट पे। एस्केलेशन का भी ये जो क्वेश्चन कर रहे थे उसका नंबर क्या है? मुझे क्या करना पड़ता है, बार बार वो स्क्रीन ये खोलो वो खोलो, तो ये सामने देखना इजी है। हाँ 17, तो देखो 17 है, कैपिटल रिसीट पे 20 क्वेश्चन है। इसको बोलते हैं ऐसा सिस्टमैटिक पढ़ाई, एकदम नोटिंग करके। क्लास में ऑल्सो आई डू दैट वे, हम जो कॉन्सेप्ट करते हैं उस कॉन्सेप्ट पे कौन सा क्वेश्चन किया है एंड में एक बार रिकैप करते हैं, तो बच्चे को अच्छे से समझ में आता है। और व्हेन यू आर रीडिंग दैट कॉन्सेप्ट एट होम एंड यू फील अरे दिस इज सो वियर्ड, इस पे किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो तुरंत आप क्वेश्चन पढ़ लो, आपको आइडिया आ जाएगी, कॉन्फिडेंस आता है उससे। ठीक है, या क्वेश्चन 17 मिल गया। चलो आई गो अहेड। हो, चलो बढ़ते जाओ आगे। सेम it is given. See, only those claims to the other party has unconditional acceptance, उन्होंने accept किया। merely making of claims is not important. Yes, and also they will say follow, yes, if assessee is following, देखो cash system,
सो एज अ ऑडिटर आई शुड सी वेदर यू आर फॉलोइंग मेथड ऑफ अकाउंटिंग, कैश सिस्टम फॉलो कर रहे हो कि कौन सा, द सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग ऑल्सो शुड बी ब्रॉट इन टू एंड देन यू शुड टेक अ डिसीजन. समझे? चलो आगे. दिस इज सिंपल. अ टैक्स ऑडिटर हैज बोरोड, ये कौन सा क्लॉज है? वहां पे फिर से रेफरेंस दे दो इस क्वेश्चन का. अ टैक्स ऑडिटर, हाउ वुड यू डील एंड रिपोर्ट द फॉलोइंग? एन असेसी हैज बोरोड 50 lakhs फ्रॉम वेरियस पर्सन्स. बोरोड, बोरोइंग्स, तो एक्सेप्ट करना, दैट इज 269 SS. Some of them by way of cash, oh my god, and some of them by account paid check. फिर चलेगा. You have to report this, then you can just say section 269 SS says 20,000 के ऊपर जो भी लोन है, डिपॉजिट है, स्पेसिफाइड सम है, इट शुड बी एक्सेप्टेड ओनली बाय अकाउंट पेड चेक और अकाउंट पेड डिमांड ड्राफ्ट, ECS मोड वगैरह वगैरह. मैं बात कर रही हूँ तब तक, क्योंकि टाइम लगे, तब तक फटाफट मुझे उस क्लॉज नंबर बता दो और पेज नंबर बता दो. हाँ, KYN करो, चलो जल्दी KYN करो. KYN इज नो योर नोट्स. यस, यू शुड नो. आपके नोट्स में ढूंढते आना चाहिए कौन सी चीज कहाँ है. पहले वहां से आएगी तो दिमाग में फिट होगी वो. एंड एन assessee हैज पेड रेंट टू हिज ब्रदर एंड इंटरेस्ट टू हिज सिस्टर 40A2. पेमेंट डन टू रिलेटिव्स. आपको उसका रिलेशन और अमाउंट हैज टू बी गिवन. भाई क्लॉज नंबर नहीं याद आया तो ठीक है यार, 44 के सारे नंबर्स कैसे याद रखेंगे हम? इट्स ओके, बट क्या रिपोर्टिंग करना है वो तो बता दो. तो इन शॉर्ट में सेक्शन के बारे में एक आध लाइन बता दो और फिर रिपोर्ट करते वक्त क्या इन्फॉर्मेशन देनी है. आई हैव टू राइट द अमाउंट, आई हैव टू राइट नेचर ऑफ पेमेंट एंड आई हैव टू राइट द रिलेशन. पेज 31, क्वेश्चन 18. हाँ, किधर है किधर है किधर है? मुझे अप डाउन स्क्रॉल करना पड़ता है, आपको इजी है ना. हाँ, कौन सा? हाँ देखो, नहीं नहीं नहीं, किधर गया? 269 SS कहाँ गया? पेज 30, क्लॉज 31. हाँ, आ गया आ गया आ गया आ गया. हाँ, कल ही किया ना ये. हाँ, तो यहाँ लिखो रेफर क्वेश्चन 18. डन. 48(2) भी आपको रेफर करना है, सेकंड वाला तो आप कर सकते हो, अदरवाइज दैट्स इट. KYN करने का KYN. चलो आगे बढ़ेंगे. आर यू ऑल विथ मी गाइज? मेन मुझे एक कॉन्सेप्ट करना था लेकिन मुझसे रहा नहीं जाता है. जब एक एक आ ही रहा है तो हम लोग ये भी कर लो वो भी डिस्कस कर लो. हाँ, ये भी है क्वेश्चन 19. देखो 20 तो हो ही गया है अपना. मेन मुझे 21, 22, 23 वो डिस्कस करना है. That's the main part that I wanted to discuss with you all. Yeah, I won't discuss all, but 21, 22 में कुछ अलग बात है तो वो करूँगी. This also guys, you can refer to the clause and you can write वहाँ पे पेज नंबर आप लिख सकते हो. Yes, so capital expenditure for scientific research. So under 35, you must write the amount debited to P&L. It has to be reported. Amount debited to P&L. You know, sometimes you should know that yes कि capital expenditure is allowed. Yes, वो जो particular clauses है ना, क्या बोलते हैं, site restoration, tea development, 35CCC, skill development, agri extension projects, यहाँ पे capex भी allowed होते हैं. Oh God, sorry. I'll put it on silent, silent and silent. अमाउंट डेबिटेड टू P&L एंड अमाउंट अलावेबल. यस, तो यहाँ ये कहाँ कौन से क्लॉज में है? प्लीज उधर जाके क्वेश्चन नंबर 19 रेफर कीजिए. एक्सपेंडिचर इनकर्ड एट क्लब्स, डू यू रिमेंबर? पर्सनल एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, कैपिटल एक्सपेंसेस विच आर नॉट, if they are debited to P&L you have to give this. So even expenditure incurred at clubs आपको ध्यान से देखना पड़ेगा. डायरेक्टर्स के है, स्टाफ के है, तो रिपोर्टिंग तो करना पड़ेगा. सो ऑडिटर हैज़ टू रिपोर्ट बोथ ऑफ दिस. ओके, तो आप वो रिस्पेक्टिव क्लॉज की वहाँ पे रेफरेंस दे सकते हो. तो रिस्पेक्टिव क्लॉज के वहाँ पे आप ऑफकोर्स इसका रेफरेंस दे सकते हो. डन है क्या? 20 आई हैव डन. कैपिटल रिसीट ऑलरेडी हमने रेफरेंस दिया है. हाँ, 21 I want to do. Not all I will not do. 21 I'll tell you.
टर्नओवर वो कैसे निकालने का, 22 इज सेम, सो 21 22 यस इज द सेम, सो आई विल डू दैट। ये अलग है, ये कवर्ड नहीं है। जो कॉन्सेप्ट कवर्ड है फिर तो कोई बात ही नहीं है, बट ये क्वेश्चन दिखा मुझे, बट कॉन्सेप्ट एक बार मैंने नहीं ब्रश अप किया है, सो आई नीड टू डिस्कस दिस विथ यू डेफिनेटली, राइट। सो लेट्स डिस्कस दिस। आई टेल यू बेस्ट कहाँ से देखने का। इसके पहले कहाँ पे आओ, मैं आपको बोलती हूँ कहाँ पे आना। कम ऑन, इस ये क्वेश्चन किस पे बेस्ड है, 22 क्वेश्चन पे आओ। कम ऑन पेज नंबर 12.17 एंड 16 या इसके आंसर पे कुछ है, मैं बताती हूँ। यू नो हाउ टू नो माई टर्नओवर, टर्नओवर इज माई सेल्स। उसमें से अरे मैंने डिस्काउंट दिया तो पीएनआर को डेबिट करूँ कि सेल्स में से माइनस करूँ, ऐसा क्वेश्चन है। ऐसा कहीं को ऐसा इसके लिए है कि तुमको ऑडिट एप्लीकेबल है कि नहीं मेरे को जानना है ना। तुम्हारा टर्नओवर क्राइटेरिया 1 CR है या 2 करोड़ का, वो कभी कभी प्रिजम्पटिव में जाता है, या अभी 5 करोड़ हो गया है, तो उसके लिए ये समझना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, टर्नओवर म्हणजे सेल्स, सेल्स से रिलेटेड डिस्काउंट है तो वो माइनस करो, माने ट्रेड डिस्काउंट। ओके, सो इफ द डिस्काउंट इज इन सेल्स इनवॉइस देन यू कैन डिडक्ट इट। कैश डिस्काउंट ये काइंड ऑफ फाइनेंशियल चार्ज होता है कि आपने पैसे जल्दी दिए, हाँ आपने क्रेडिट पीरियड से पहले ही पेमेंट दे दिए तो आपको कैश डिस्काउंट देंगे। तो कैश डिस्काउंट को जनरली हम एक फाइनेंशियल चार्ज बोलते हैं। कैश डिस्काउंट जनरली टर्नओवर में से लेस नहीं करते। ये सब चीज़ें हमारी इंस्टीट्यूट के गाइडेंस नोट में दी गई है, बट ये क्वेश्चन कवर्ड है और आई एम श्योर या तो एग्जाम में आ चुका है या तो ये मॉड्यूल में कवर्ड है, इसीलिए हर्षद सर ने यहाँ पे नोट्स में कवर किया है। देन कैश डिस्काउंट दैट इज अलाउड इन कैश मेमो एंड सेल। अदरवाइज जो कैश डिस्काउंट सेल्स की इनवॉइस में नहीं है, इनवॉइस में अगर सेल्स की इनवॉइस में आपने कैश डिस्काउंट दे दिया तो वो हम लेस करेंगे, लेकिन सेल्स इनवॉइस में नहीं है जिससे सेल्स को इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, इट इज अ फाइनेंशियल चार्ज, सो इट इज नॉट रिलेटेड टू टर्नओवर एंड इट शुड नॉट बी डिडक्टेड। तो ट्रेड डिस्काउंट होगा तो टर्नओवर से डिडक्ट करेंगे, सो ट्रेड डिस्काउंट होगा तो क्या करेंगे बच्चा, हम डिडक्ट करेंगे, राइट। देन इफ यू हैव अ कैश डिस्काउंट नॉट टू बी डिडक्टेड, turnover discount, it's a trade practice, it is in the nature of trade discount, so turnover discount को भी एक nature of trade discount ही माना जाता है। so turnover discount है कि आपने इतना turnover किया तो it is in the nature of trade discount, so this is like in the nature of trade discount, तो इसको भी डिडक्ट करते हैं, इसको डिडक्ट किया जाता है, इसको भी डिडक्ट करना है। तो काइंड ऑफ ये एक चार्ट है हमारा ऐसा। कैश डिस्काउंट नॉट टू बी डिडक्टेड, ट्रेड डिस्काउंट डिडक्टेड। हाँ कैश डिस्काउंट अगर कैश मेमो या सेल्स इनवॉइस में है तो हम डिडक्ट करते हैं। ओके ए विथ मी ना, चलो एक बस ये एक नया कॉन्सेप्ट है बस ये, और एक इस पे बेस्ड ही है दूसरा क्वेश्चन, तो ये करके देन आई विल स्टॉप एंड आई हैव लाइक मेजरली टॉट यू कि हाउ यू शुड गो थ्रू। आई जस्ट सी कुछ अलग नहीं है आगे, ये सारे पॉइंट्स मैंने कवर कर दिए हैं। सो पहले मैं ये करती हूँ, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर क्वेश्चन था टर्नओवर कैसे निकालना है नहीं निकालना है, सो आई नीड टू टीच यू दिस। यस देयर इज स्पेशल रिबेट, so they give you special rebate allowed to a customer can be deducted if it is in the nature of trade discount, so if it is in the nature of commission on sales it cannot be deducted। okay, so if it is a special rebate, आप अज्यूम करना मैम क्वेश्चन में सिर्फ स्पेशल रिबेट बोला है, अयो अज्यूम ना इट इज इन द नेचर ऑफ ट्रेड डिस्काउंट और लेस करने का, स्पेशल रिबेट टू बी डिडक्टेड, सेल्स कमीशन nah not to be deducted, sales return always to be deducted। कौन से भी ईयर में सेल हुआ रहेगा, सेल मेरा 2 साल पहले हुआ, लास्ट ईयर हुआ, मैम रिटर्न इस साल हुआ, लेस करूँ क्या, चुपचाप लेस करने का, सेल्स रिटर्न ऑलवेज टू बी डिडक्टेड, सेल्स रिटर्न ऑलवेज टू बी डिडक्टेड। समझे क्या, अयो समझे क्या, सेल्स रिटर्न ऑलवेज टू बी डिडक्टेड, समझे। चलो तो क्वेश्चन करते तो समझेगा अपने को, लिखा क्या, लिखा ना,
वाटर इज ओवर। मेरे को लेक्चर 3 आवर्स की लेने की आदत है सर। 2 आवर्स मतलब कुछ नहीं लगता, एक छोटा सा पीरियड है। आपके फाइनल के क्लासेस ज़्यादा देर होते होंगे ना, कि 2 घंटे की क्लासेस होती है? चलो मैं क्वेश्चन करूँ क्या? ये पढ़ते हैं 22। 21 इज ऑल्सो बेस्ड ऑन सेम। 22 एंड 21 आर बेस्ड ऑन सेम कॉन्सेप्ट। 22 में ज़्यादा एडजस्टमेंट है, इसलिए मैंने वो लिया। समझा? अब प्रैक्टिकली समझाती हूँ। अभी थेरोटिकली समझा है, अब प्रैक्टिकली समझाती हूँ, ठीक है? तुरंत आई टेल यू यार कि टैक्स ऑडिट इतना इजी सिंपल वाला पार्ट है, खत्म कर दो इसको। मार्क्स की वेटेज भी ज़्यादा नहीं है, थोड़ा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी करना चाहिए। हाँ, मिनिमम 3 आवर्स होती है ना। हाँ, हम इंटर में भी मैं टैक्स 3 आवर्स ही लेती हूँ, बिकॉज सिलेबस कितना है इंटर का भी। 5 मॉड्यूल्स है, लॉ की 2 है, कॉस्टिंग की 2 है, हमारी टैक्स की 5 है, DT, GST, प्रोविजंस कितनी सारी होती है। चलो यस, देखो क्वेश्चन 22। Concession Limited is engaged in the business of manufacturing of threads. The company reported a turnover of 1.13 crores. ये फाइनेंशियल ईयर 15-16 का है, मतलब तभी 1 करोड़ का ही क्राइटेरिया था, तो वैसा ही दिया है। नाउ बिफोर द इज टर्नओवर इज 1.13 करोर्स बिफोर एडजस्टिंग द फॉलोइंग, मतलब इनको एडजस्टमेंट्स में हमने नहीं किया अभी तक, ठीक है? हाँ, तो यहाँ पे हम टर्नओवर निकालते हैं। देखो 1 करोड़ 13 लैक्स का टर्नओवर है, बरोबर? दिस इज माय टर्नओवर, ओके। नाउ डिस्काउंट अलाउड इन द सेल्स इनवॉइस। चलो ये तो टर्नओवर बेस्ड है। डिस्काउंट जो सेल्स इनवॉइस पे है, ट्रेड डिस्काउंट है, वो लेस करना है। स्पेशल रिबेट हम अज्यूम करेंगे इट इज इन द नेचर ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, उसको लेस करेंगे। कैश डिस्काउंट इज लाइक अ फाइनेंशियल चार्ज, वो सेल्स हमने कर दिया, आप अगर पेमेंट जल्दी करोगे तो हम दे देंगे डिस्काउंट, वैसे टाइप्स का। तो देखो डिस्काउंट लिए लेस करो, सो डिस्काउंट इन सेल्स इनवॉइस 8,20,000। कैश डिस्काउंट अदर देन इन सेल्स एंड मेमो, कैश डिस्काउंट नॉट अलाउड, लेस नहीं करने का। ट्रेड डिस्काउंट यस लेस कर सकते हैं, कितनी 920 नहीं 290, सॉरी गलती से मैंने ऊपर का अमाउंट ले लिया, 2,90,000। सेल्स ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने का। कमीशन ऑन सेल्स ना, ये कमीशन है, ये एडिशनल खर्चा है कि भाई तू सेल्स करके दे, मैं कमीशन दे दूंगा। दिस इज माई कॉस्ट, टर्नओवर से रिलेटेड नहीं है ये, है कि नहीं? सो इट्स माई एक्सपेंसेस, सो कमीशन ऑन सेल्स लेस नहीं करने का। सेल्स रिटर्न जानबूझ के आपको बोला है लास्ट ईयर का है, 14-15 का है, सेल्स रिटर्न लेस कर दो, सेल्स रिटर्न 160। एंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ओ माई गॉड, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ फिक्स्ड असेट, ये स्टॉक इन ट्रेड नहीं है, ये पीएनएल में आता है क्या? तो ये आपका सेल नहीं है। हाँ, दीज आर नॉट फॉर रीसेल, इसको सेल या टर्नओवर के क्राइटेरिया में ऐड मत करो। शेयर्स बेचना, अगर शेयर्स आपके स्टॉक इन ट्रेड नहीं है, आपका इन्वेस्टमेंट सेल करना, फिक्स असेट सेल करना, डू नॉट ऐड देम इन योर टर्नओवर। दे आर नॉट, पीएनएल में डालते हैं क्या? टर्नओवर म्हणजे सेल्स, सेल्स म्हणजे कुठे, किधर रहता है सेल्स, टर्नओवर किधर आता है? पीएनएल में। हाँ, तो ये माइनस करो, बताओ कितना आ रहा है? 1 करोड़ के नीचे कि ऊपर जा रहा है, देखना पड़ेगा। लिखो कितना आ रहा है, देखो मैं नहीं कैलकुलेट करने वाली, तुम लोग सामने बैठे हो। एक करोड़ के ऊपर है क्या? इनका कितना आ रहा है? अपना और इनका मैच हो रहा है क्या? हाँ, इफेक्टिव टर्नओवर, मतलब टैक्स ऑडिट करना पड़ेगा, लायबल फॉर टैक्स ऑडिट, यस ऊपर। सो इट इज लायबल फॉर टैक्स ऑडिट, सबका आ रहा है ऐसा। सेम लाइन्स इज 21, ओके, सेम लाइन्स इज 21 क्वेश्चन, ओके। हाँ,
सो गाइज इसमें आगे ऐसे कुछ क्वेश्चंस अलग नहीं है जो आई नीड टू डिस्कस विथ यू ऑल. यू कैन जस्ट गो थ्रू, दीज आर क्लॉजेज ही है. और टर्नओवर वाला ये जो अलग था ये मुझे करना था डिस्कस, सेम लाइंस पे 21 है. हाँ बट यू नोट इट डाउन समवेयर. सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, इन्वेस्टमेंट्स नॉट टू बी एडेड इन टर्नओवर. ऐसा कौन बोला? आईसीआई का गाइडेंस नोट बोला. And we know, see I'll tell you, turnover, gross receipts, sales, these are not defined in the act. Then we take the normal meaning that is understood in the general practice that we take. So that is what we do, and we have a guidance note to guide us. Okay? Yes, so you can just go through question number 22 I have done, 21 is on similar lines. Okay, so I think we can stop the class here. So I have finished covering whatever is there. See question 24 भी same है, मैं टिक ही कर देती हूँ. देखो 22, 23 is also okay. एक मिनट. 23 देखो, 9,000 X Limited pays 90,000 for its 6 employees for hotel. The hotel gives 6 bills. ये 48(3) के बारे में कैश पेमेंट तभी 40 बोला है. थैंक यू कमल, थैंक यू. बट रुक ना, मैं और एक दो क्वेश्चन करके ही फिर छोड़ती हूँ, रुक जा. यस 48(3) का है ये 23 एंड सेम इज 24. आइयो सेम सिखाया. देखो डिस्काउंट अलाउड विद इन ये डिडक्ट करने का, कैश डिस्काउंट नॉट टू बी डिडक्टेड. ऐसा ही होता है, मुझसे छूटता ही नहीं, ऐसा लगता है ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ. प्राइस ऑफ गुड्स रिटर्न, यस दिस टू बी डिडक्टेड. सेल प्रोसीड्स ऑफ फिक्स्ड असेट्स नॉट टू बी डिडक्टेड. 24 हो गया. 28 ही नंबर है कुछ क्वेश्चंस के, बाकी सारे क्लॉजेस से रिलेटेड ही है. सो यू कैन गो थ्रू देम. यस ऐसे आपको स्टेटमेंट्स ही दिए है कि क्या रिपोर्टिंग करना है क्या नहीं. सो आई हैव डन ऑल ऑफ दैट. सो नेक्स्ट 2 or 3 क्वेश्चंस यू कैन जस्ट रीड इट, गिव रेफरेंस, डू KYN. हाँ give reference, do KYN, so we understand, right? So yes, I can say I have concluded whatever was told to me by Harshad sir to teach you, and I've tried my best कि मैं आपको बिना टैक्स का लेक्चर लिए थोड़ा सा उस सेक्शन को ब्रीफ करके मैं आपको ऑडिट सिखाऊँ, क्योंकि कभी कभी कुछ बच्चों का टैक्स हुआ है, कुछ बच्चों का टैक्स नहीं हुआ है, right? Yes, so it was absolutely amazing and wonderful for me to teach you. I wish you all the best in your life, in your careers, and I just hope that you all give the exams fatafat and clear them with good marks and qualify as soon as you can, right? Yes, so all the best for your exams, and in case you have any queries relating to my topic, yes, I'll try and solve them. You can ask me. Otherwise I am done with whatever has been told to me, right? Yes, so I'll just wait because there's a lag just to get back your messages on YouTube, so I know आपकी क्या राय है, आप क्या बोल रहे हो, और फिर मैं स्टॉप करती हूँ. ठीक है, so I can stop the streaming of the lecture. Yes, thank you Varsha. Thank you Vaibhav. Yes, thank you. As a teacher we always feel good, no, if the lecture is good, it gives us a good satisfaction. Students से हमें अगर अच्छा feedback आता है, it really feels nice. Done. So I'll stop the streaming, guys. Yes, hope to see you soon somewhere across, you never know. Okay, thank you, all the best bacha, all the best.